पापा ने उस टाइम भी मुझे बोला था कि तू टेंशन मत ले, तेरे को जाना है ना। मैंने कहा जाना तो है बट बहुत सारा पैसा है। बोले तेरे को नहीं लेनी है टेंशन यार, तेरे को बस मस्त जीना है। अच्छा, और तो फिर पापा ने क्या कैसे बात तैसे किया। और जो सबसे बड़ी स्टोरी है इसके पीछे, उन्होंने कैसे अरेंज किया वो ये है। मेरे पापा को गाड़ियों का बहुत शौक है। है। बहुत अच्छा। शौक है गाड़ियों का, बच्चों की तरह रखते हैं अपनी गाड़ी। तो उनने एक गाड़ी ऑलरेडी पहले थी, एक उन्हें नई गाड़ी ली थी उसी दौरान। मतलब उसको आई थिंक महीना भर या 2 महीने भी नहीं हुए थे उसको पूरे पूरे आए, हम्म। और वो गाड़ी उनने बेच दी। यार मेरा जो डांस चल रहा है ना, हम्म। वो क्यूरियोसिटी की वजह से ही चल रहा है। जब मैं 2-3 बार टीवी पर आ गया था उस टाइम पे, तब मम्मी पापा को ऐसा लग गया था कि अच्छा लड़का अपना सीरियस है इस बारे में। क्योंकि फिर मम्मी पापा को भी ऐसा हो गया था ना यार कि अच्छा लड़के ने कॉलेज नहीं करा तो बेटा पढ़ाई यही वाली कर लो, कि ये तो रहेगा कि तुमने एक डिग्री तो ले पढ़ा तो रखी है। है। पढ़ा तो है कुछ, हम एटलीस्ट सोसाइटी में ये तो बोल देंगे कि हमारे बच्चे के पास यार डिग्री डिग्री है। है। मेरी मॉम ने तो जब मैं फ्लाई करने वाला था उस दिन, हम्म। रात को, सुबह मैं फ्लाई हम्म। कर रहा हूँ, रात को हम्म। पैकिंग हो चुकी है, उन्होंने हम्म। अनपैक करना स्टार्ट कर दिया, सेइंग कि नहीं बेटा मत जा। और पीछे से पापा आते हैं उनके, बोले अच्छा। निकल तू यहाँ पे मत रह। निकल के तो बोलते कि यार मैं क्यों आया हूँ जब, मैं ट्रेनिंग करने आया हूँ, हम्म। मुझे सीखना है ना, हम्म। मुझे कुछ कुछ बड़ा करना है ना। वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मेरा माइंड ब्लो हो चुका था। मैंने पापा को कॉल कर दिया, मैंने कहा हम्म। पापा ऐसा ऐसा सीन है तो क्या करना है, मुझे तो करना है। तो पापा ने बोला कि अरे बेटा प्रसाद चढ़ा दो, कि गलतियां तो होंगी, आपके पास कट करने का या फिर उसको परफेक्टली दिखाने का चांस नहीं है। एक बार स्टार्ट हुआ उसके बाद तो जो हुआ वो हुआ। जब मैं फ्लो में होता हूँ या फिर लेट्स से जब मैं मजे में होता हूँ वो मेरा फ्लो है, और जब मैं मजे में नहीं होता हूँ तब मैं फ्लो में नहीं हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ। खुद से बात करना बहुत जरूरी है। Hi. Today we're going to talk with and about a person who has been able to channel his flow correctly enough to be living a life you and I can only imagine of. His name is Yashasvi Shrotriya, and he is not only a professionally trained dancer and a live performing artist who tours around Europe, but also a very dear friend of mine. वैसे, what shapes him as a person goes beyond dance. The kind of personality that he wears is so cheerful and bright that it is definitely gonna stick with you. But we all know to succeed, it does take more than just talent. He trained excellently from Atakalari in Bangalore and got awarded a scholarship there. And even though he made it to Germany for an advanced level of training, his family could only afford 1 year of fees for him. पर उसके पैशन और स्किल्स को देखते हुए यशस्वी को स्पॉन्सर किया एक प्राइवेट एनजीओ ने to continue his degree till the end. And now, a life in Amsterdam. Damn. तो चलो यशस्वी से ही पूछते हैं कि कैसे मेंटेन किया उसने अपना फ्लो। आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है। हर चीज के पीछे एक क्राफ्ट, वो क्राफ्ट सीखना जरूरी। You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? Two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail. Knowledge is free and it's yours to inherit. Hello, Namaste ji. Welcome to Pink City Podcast presents Creative Shots. Today on the panel we have the talented, the handsome, the burning sensation of Germany, Mr. Yashasvi Shrotriya's curly hair. Wow. क्या बात है। बहुत तेरी ही सही। बात तेरी बात और कर्ली हेयर की बात ना हो। हर कर्ली तेरे को मैगी बुलाते ही थे ना जब अपन डांस हाँ करते मेरा थे। नाम एकदम मैगी था। आई थिंक मैं तो मेरा नाम भी भूल गया था, क्योंकि मेरे दोस्तों के रिलेटिव्स भी, उनके मम्मी पापा भी सब मुझे मैगी बुलाते थे। हाँ लाइक कि हाँ मेरा असली नाम क्या है, तो जब भी कोई भी पूछ रहा था तो हाँ मैगी, एंड आई वाज लाइक नहीं सॉरी यशस्वी। एक फॉर्मल बात हो गई थी ऐसी। देन आई वाज लाइक ओह शिट। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, कैसा है एंड हाउ इज जर्मनी, हाउ इज लाइफ? बढ़िया यार। अभी बाय द वे मैं जर्मनी से तो अभी शिफ्ट हो गया हूँ। मैं नेदरलैंड्स में रह रहा हूँ, एम्स्टर्डम में। तो काफी सही लाइफ है यार। अभी फॉर्चुनेटली मैं मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर के साथ रह रहा हूँ यहाँ पे। तो फैमिली का जो एक वो एस्पेक्ट था कि घर की याद आती है और वो सब वो नहीं हो रहा है अभी। Let me quickly tell everyone how I know यशस्वी। यशस्वी और मैं जयपुर में एक बड़ी सी डांस एकेडमी है
नाम नहीं लूंगा, वहाँ डांस करते थे। वहाँ डांस करते थे और हम लोगों ने 3 साल सेम इंस्ट्रक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग ली। और उसके बाद मुझे बहुत श्योरली पता था कि आई लव डांसिंग बट आई डोंट वांट टू परस्यू इट एज माई करियर। बट तुझे उस वक्त पता था कि तुझे डांस में ही जाना है, राइट? तो मेरा पहला क्वेश्चन तेरे से यही है दैट कैसे डिसाइड किया कि डांस ही करना है, कब डिसाइड किया और क्या माहौल था घर में स्पेशली? बिकॉज अपने साथ क्या है, मैंने देखा है कि डांसर्स या एक्टर्स जो भी स्मॉल टाउन में डांसिंग, एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड में कुछ कर रहे होते हैं और उनको हमेशा इस तरह से मोहल्ले वाले चढ़ा देते हैं, रिलेटिव चढ़ा देते हैं, अरे यार तू ही बेस्ट है, बस बॉम्बे में तेरी कमी है, इसको आप बॉम्बे क्यों नहीं भेज देते अंकल? तो ये सब अपने यही तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बॉम्बे चलेगा। और उनको ऐसा लगता है कि हाँ बस बॉम्बे जाएगा, डायरेक्ट रैमो डिसूजा से मिलेगा और बैम ABCD के अंदर आप काम करने लग जाए। यार घर में यही था, घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था। मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन सब एकदम पढ़ाई के अंदर वो बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। समहाउ बचपन के अंदर बस मैं डांस करता रहता था। मेरा फर्स्ट स्टेप मुझे अभी भी याद है, ऐसे करके बस जंप करता था। ये मेरे को विविडली याद है थोड़ा। और आई थिंक सभी यही करते थे। हाँ मतलब ऐसा कुछ ही था कि बस टीवी के स्पेशली बॉलीवुड गानों पे। और पहला गाना मेरा था एक पल का जीना मत बोलना, एक पल का जीना मत बोलना। अब बोल दिया सारे 95, 96 बॉन्ड, सारे इन 2 साल में बॉन्ड्स और 94 इन 3 साल में बॉन्ड, सारे बच्चों का पहला गाना एक पल का जीना। हाँ या अभी अगर नहीं है तो फिर आप 90s किड नहीं हो और आप डांसर भी नहीं हो। नहीं हो, करेक्ट नहीं हो। वही कि टीवी में एग्जैक्टली आपको वही कॉपी करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस स्टेप, सारा जो भी उसने करा है छोटा छोटा वो भी ऋतिक ही लगना है अपन को, वो वाली बात थी। तो वहां से स्टार्ट हुआ। और तो मेरे को जो घर वाले थे, जो मोहल्ले वाले थे, जो रिलेटिव्स थे, वो भी ऐसे बोलने लग जाते थे कि चलो यार अब डांस करके दिखा दो, तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा, मतलब तेरे को तो बनता है करना। तो आई थिंक वो ऐसा ऐसा पुश करते रहे। स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगता था कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरा भी अंदर से काफी मन करता था कि भाई सब बोल रहे हैं क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो बस यही सारी होता रहा। फिर ऐसे ही शादियों के अंदर भी जब भी जाता था किसी की भी, मोस्टली रिलेटिव्स की, तो सब ये बोलते थे हाँ, वो बिना मेरे को बताए अनाउंसमेंट कर देते थे। और फिर सब पीछे कर रहे हैं कि अरे जा जा तेरे को स्टेज पे बुलाया। फिर इवेंचुअली कोई सा भी गाना चलाकर मैं उस पर डांस करने लग जाता था। बट हाँ, मेरा जो पहला गाना था वो एक पल का जीना था। और जो मेरा दूसरा गाना था वो गोविंदा का गाना था, वो वाला हीरो नंबर 1, यूपी वाला ठुमका लगाओ। तो वो मेरा दूसरा गाना। और ऐसे करते करते फिर बहुत बढ़िया। उसके बाद आई थिंक 8th क्लास के अंदर मैंने पापा को बता दिया था कि यार पापा डांस में ही कुछ करना है, क्योंकि आई थिंक वो धीरे धीरे डेवलप हो गया था। क्योंकि उससे पहले मैं हर महीने जो भी 1.5-2 महीने की गर्मी की छुट्टी आती थी उसके अंदर मम्मी भेज देती थी एक डांस क्लास में या समर कैंप के अंदर। तो वो मेरा हर साल चलता रहता था। प्लस जो स्कूल के अंदर जो भी एनुअल शोज होते हैं उसके अंदर भी मैं डांस कर रहा हूँ, उसमें भी आगे पीछे वाली लाइन में ही खड़ा हूँ मैं, तो विजिबल था मैं सबको। तो क्रिएटिविटी थी बचपन से, मतलब यू हैड अ क्यूरियोसिटी, यू हैड अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव साइड यू व्हिच वाज फ्लरिशिंग आउट, कि हाँ दिखता था सबको कि हाँ ये इंसान क्रिएटिव है। वेल आई डोंट नो, क्रिएटिव मे बी क्रिएटिव थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल साइड पर चला गया मेरे लिए। बट आई थिंक एंटरटेनमेंट वाज द पाथ, कि मैं घर में सबको हंसाता रहता था। घर में मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं आई वाज लिटरली द जोकर ऑफ द हाउस। अच्छा, कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ वहां पे लोग हंस रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि अरे यार तू कितने मजे करवाता है। एंड मेरे पापा आज भी यही बोलते हैं कि तू जिस भी रूम में जाता है तू उस जगह का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत लाइट हो जाता है, सब मस्त होने लग जाते हैं। वो तो मैं भी सब मजे में आ जाता है। हाँ, तो अभी देखना मजे हो रहे हैं ना, वो तो ठीक है, आई एग्री। मैंने तेरे साथ टाइम स्पेंड किया इतना, मुझे पता है। तो तुझे 8th में लग गया तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि मतलब ये? यार उस टाइम पे आई थिंक जब मैंने पापा को बोला था ना, तो पता नहीं मुझे डर था अंदर से कुछ ना कुछ, क्यों था पता नहीं था। बट एक मेरे को मैंने प्रेप करा था कि मैं कैसे बोलने वाला हूँ उस टाइम पे, कि मैं लिख रहा हूँ कि यार मैं शायद अगर ये बोल दूंगा तो शायद पापा अच्छे से कन्विंस हो जाएंगे, जो भी था उस टाइम पे। तो मैंने उनको जो भी हिम्मत करके बोला, तो उस टाइम पे पापा ने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि उनको भी ऐसा लगा था कि बच्चा ये अभी बोल रहा है। इट्स लाइक कि पापा आज डॉक्टर बनना है, कल एयरफोर्स में जाना है, परसों साइंटिस्ट बनना है, फिर एक्टर बनना है, जो भी है।
तो आई थिंक उनको उस टाइम पे ऐसा ही लगा था। बट उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद मैंने जो अपनी बड़ी अकेडमी है वो ज्वाइन कर ली थी। 2011 वाज द टाइम, उस टाइम पे तो वो मैंने करा। फिर 2012 के अंदर हम एक शो आया था लाइव ओके चैनल पे, अब तो शायद वो चैनल ही बंद हो गया, बट उस टाइम पे हिंदुस्तान के हुनरबाज करके एक शो आया था जिसमें हम और जो मेरे टीम मेंबर्स थे, सात लोग थे हम, वो सब गए थे। तो वहां से जब मैं 2-3 बार टीवी पर आ गया था उस टाइम पे, तब मम्मी पापा को ऐसा लग गया था कि अच्छा लड़का अपना सीरियस है इस बारे में, मजाक नहीं कर रहा है। तो मैं उस टाइम पे बॉम्बे भी चला गया। तो मम्मी के आंखों में भी सपने कि चलो बॉम्बे तो चला गया लड़का, अपना पहली बार फ्लाइट में बैठ गया। तो वो हुआ। वो टाइम मतलब बेसिकली डीआईडी या लाइफ ओके का ये हिंदुस्तान के हुनर पर मतलब द इन्फ्लुएंस वाज कि रियलिटी शो में जाना है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उस दौरान ये स्पेशली डीआईडी वो तो बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस कर दिया था सबको लाइफ के अंदर कि अभी इंडिया के अंदर कुछ आ गया है फाइनली। बूगी वूगी भी था बट वो उससे पहले का था, बट उसमें इतना फेम और इतना टैलेंट नहीं दिखाया था, या फिर उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, लेट्स जस्ट से। और फिर डीआईडी आया और डीआईडी ने तो मतलब खोल दिया पूरा इंडिया को, और सब डीआईडी के बारे में बातें कर रहे हैं, सब धर्मेश के बारे में बात कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। मैंने 2-3 बार डीआईडी का भी फिर ऑडिशन दिया, एक बार जयपुर के राउंड में भी सिलेक्ट हो गया, दिल्ली तक जाकर आया, तो ऐसा लगा कि अच्छा मतलब कुछ तो कर सकते हैं अपन। तो फिर वही ये सब ही चलता रहा, उसी की प्रैक्टिस होती रही। फिर अपन ने 2013, 14 और 15 का भी शायद फ्यूजन साथ में करा था, और फिर वहां से तो बहुत ही सही था यार, क्योंकि अपन ने फ्यूजन में जो मजे करे हैं और जो डांसेस करे हैं वहां पे, वो मैं आज तक आई जेन्युइनली मेरे को वापस से उस टाइम में एक बार वापस जाना है और वो चीज जीनी है वैसे, क्योंकि वो बहुत मजे थे। तो आई थिंक वहां से डांस का बहुत सीरियस हो गया था, वो फुल टाइम भी हो गया था। मैं डायरेक्ट लिटरली स्कूल के बाद अपनी एकेडमी भाग जाता था, क्योंकि अपन को प्रैक्टिस करनी होती थी और ये सारी चीजें। नहीं काफी फन टाइम था, काफी सीखा है अपन ने उस टाइम पे बहुत। तो जैसे तूने कहा कि घर से काफी सपोर्ट था, तो तुझे ऐसा नहीं होता डांस अभी भी यार मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है कि यार बहुत सेफ और ऑप्शन है, और हमारे पेरेंट्स ना सेफ और ऑप्शन की तरफ बच्चों को नच करते हैं कि यार देख ले यार, कर लेना, वो भी कर लेना, बट पहले एक बार ये भी देख ले। तो वैसा हॉबी के लिए कर ले, हाँ उसके साथ साथ करते रहे। एग्जैक्टली। तो वैसी बात नहीं आई कि जॉब कर लेना देखा? नहीं यार, डेफिनेटली आई थी, स्पेशली क्योंकि मेरे पापा संस्कृत के प्रिंसिपल हैं अभी, उस टाइम पे प्रोफेसर थे। तो मेरी मम्मी ने बोला था एक बार कि बेटा तू संस्कृत में क्यों नहीं करता, हमारा घर का ये जो रिवाज है ये आगे कौन बढ़ाएगा। तो आई थिंक वो उनने मजाक में बोला, आई होप। बाकी मेरा भाई इंजीनियर MBA, उसके बाद मेरे चाचू का बिजनेस है, तो मेरे चाचू ऐसे बोलते थे बहुत बार कि यार तू ना मेरे साथ बिजनेस में लग जा, अपन बहुत अच्छे से कर लेंगे। और तो वो मेरे को जब मैं छोटा था तो मेरे को वीकेंड्स के ऊपर उनकी दुकान पर ले जाया करते थे। अब मैं वहां पे उनकी शॉप पर बैठा हूँ, हालांकि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बट मे बी उनके दिमाग में ये था कि यार धीरे धीरे उसका भी इंटरेस्ट बन जाएगा जिस हिसाब से देखेगा। तो उनने मेरे को बोला था कि तू बिजनेस कर लेना, बट मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को बैठे रहकर कुछ काम नहीं करना, तो मुझे डांस ही करना था। तो आई थिंक उस वजह से बहुत सब कुछ हो गया था। और फिर मैंने सबको बहुत ही एक रिजिड वे में बता दिया था, या फिर क्या बोल असर्टिव वे में बता दिया था कि यार मैं तो यही करूंगा। तो सो आफ्टर 12th तूने बैंगलोर में अटकलरी इंस्टीट्यूट ऑफ मूवमेंट आर्ट्स ज्वाइन किया। तो आई वांट टू नो व्हाई अटकलरी, ऐसा क्या है उस इंस्टीट्यूट में, व्हाई यू चोज दैट? तो 12th के बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मेरा भाई भी वहां पे रहता था, वो जॉब कर रहा था वहां पे। तो मम्मी पापा की लाइक कि यार ठीक है पुणे चले जाओ, और वहाँ पे मेरा बैकअप प्लान था कि मैं BCom कर लूँगा किसी भी रेगुलर कॉलेज से, तो मेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी, प्लस मैं वहाँ पे जैसी अपन एकेडमी में रोज क्लासेस करते थे वही जाके क्लास कोई भी ले लूँगा। और हर वीकेंड, ये मेरा आइडियल प्लान था, हर वीकेंड मैं बॉम्बे जाऊँगा थोड़ी एडवांस क्लासेस लेने के लिए। तो मैं पुणे पहुँच गया, वहाँ पे एक कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था, उसके बाद चल रहा था, सब कुछ रेगुलर हो गया था। अब बात ये हो गई थी कि पहली बार मुझे जिंदगी में आजादी मिली थी कि मम्मी पापा नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं मेरे भाई के पास रह रहा हूँ, वो खुद जॉब पे जा रहे हैं, तो क्या ही है। तो मुझे फ्रीडम मिल गई थी, मैं वहां पर जाकर एकदम खुल चुका था। तो मैं थोड़ा सा अपने रास्ते से हट गया था,
अब वो क्या हुआ कि मैं लिटरली सिर्फ मजे कर रहा था वहां पे। तो एक बार क्या हुआ, भैया आया एंड ही आस्क्ड मी कि तू बॉम्बे कब जा रहा है, तेरा जो प्लान था। मैं उसको इग्नोर करता रहता था, मैंने कहा अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते, हाँ चले जाऊंगा ना। तो फिर एक दिन उसने बिठाकर मुझसे सीरियसली पूछा, एक रियलिटी चेक दिया और बोलता है कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, तू जिस रीजन से यहाँ पर आया था वो हो नहीं रहा है तेरे साथ। तू 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 कुछ भी कर रहा है अब, इससे इससे तो बहुत ज्यादा बेटर तू वहां पे एकेडमी में था जयपुर के अंदर। अच्छा। एटलीस्ट तू वहां पे रेगुलरली डांस तो कर रहा था, ट्रेनिंग तो कर रहा था, तू एक एक डिसिप्लिन तो था तेरी लाइफ के अंदर। तो वहां से मुझे बहुत ऐसा, वो बोलते हैं ना, एकदम दिल में लग गई थी वो बात। गिल्ट भी था बहुत बड़ा। I was like कि ओ शिट, ये क्या हुआ। तो फिर उस रात से रिसर्च स्टार्ट हुई कि अच्छा अब क्या कर सकते हैं यार जेन्युइनली, क्या सब जगह। तो फिर भैया ने ही आटा कलेरी के बारे में पता लगाया, उसकी कोई इनडायरेक्ट फ्रेंड की वजह से। और जब मैंने आटा कलेरी की पहली बार वेबसाइट देखी, तो वहां पे जो माहौल था वो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। तो जो मेरा पहला रिएक्शन था वो ये था कि ये क्या है, ये डांस तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही सीरियस चीज थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर एक दो दिन निकले, फिर मैंने और भी ज्यादा रिसर्च करी उस बारे में एंड देन आई वाज लाइक कि चलो ऑडिशन तो दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनके ऑडिशन चल रहे थे उस कोर्स के लिए। तो वहां पर मैंने ऑडिशन दिया। अब मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था बैंगलोर, तो मैंने उनको वीडियो ऑडिशंस भेज दिए थे और मैंने उनको ये भी लिख दिया था कि मैं आई कैन नॉट ट्रैवल, तो आप प्लीज इसको कंसिडर करें। तो उनने वो देखा और लकीली मैं सेलेक्ट भी हो गया था। तो जैसे ही उनका ईमेल आया कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हो, तो एक वापस से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि अच्छा अभी भी अपन मतलब अभी कुछ कर सकते हैं, ऐसा देर नहीं हुई है। तो जिस दिन मेरे पास ये ईमेल आया था उस दिन वापस से कुछ शिफ्ट हो गया था दिमाग में कि एक वापस से डिसिप्लिन आ गया था कि हाँ यार अपन को डांस में कुछ करना है। और फिर वापस से मैंने मेरी जो भी रेगुलर वहां से ट्रेनिंग। तो ये कितना टाइम पीरियड था जब तू डिस्ट्रैक्ट वाला जो पीरियड बता रहा है? बिकॉज वाजिब है यार, आप हो गए ना डिस्ट्रैक्ट, फर्स्ट टाइम फ्रीडम मिलेगी तो एंजॉय तो करोगे ही, बट काफी सिंसियर स्टूडेंट की तरह तू बहुत जल्दी वापस आ गया ट्रैक पे। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 महीना। अच्छा 3 महीने हाँ, 3-3.5 महीना ऐसा कुछ था। बट वो बहुत ज्यादा लगता था, क्योंकि 3 महीना आप रोज कुछ कर रहे हो जो कि आपके काम से रिलेटेड नहीं है, जो कि आप जो करना चाहते हो उससे रिलेटेड नहीं है। तो वो अब बहुत बहुत ज्यादा लगता है। अब मैं ऐसा कर नहीं सकता। भैया ने भी काफी सहन किया 3 महीने, उनको रोज देख रहा था। हाँ काफी ज्यादा। आई थिंक वो ऑफिस से आता था और वो देखता रहता था, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं सिर्फ मजे कर रहा हूँ, मैं खा पी रहा हूँ, मैं PS खेल रहा हूँ, मैं शायद घूमने बाहर जा रहा हूँ और ये सारी चीजें। बॉम्बे भी अगर मैं 1-2 बार गया हूँ तो सिर्फ शायद पार्टी के लिए गया था, मैं उस टाइम पे डांस वांस कुछ नहीं करा था। तो क्यूरियोसिटी, जैसे अपन कहते हैं क्रिएटिविटी का बेस होता है कि यू आर क्यूरियस टू नो। आई डोंट नो बोलने से काफी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, काफी स्कोप ओपन हो जाता है आपकी लर्निंग का, और आपकी लर्निंग की क्यूरियोसिटी से आपका क्रिएटिविटी एनहांस हो जाती है। करेक्ट। आई थिंक यार मेरा जो डांस चल रहा है ना वो क्यूरियोसिटी की वजह से ही चल रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्यूरियोसिटी, अगर मैं क्यूरियस नहीं हूं ना तो मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, लिटरली कुछ भी। सेम और रैंडमली क्यूरियस हूं मैं। तो ये सारी बातें कि अगर मुझे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को किसी चीज के बारे में नहीं पता और मेरे को पता करना है कि यार ये वाला फर्नीचर कैसे बनता है, तो मैं उसको बस गूगल कर लूंगा, मैं उसके बारे में जान लूंगा। सही। अब ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है। या कुछ भी खाने पीने के बारे में कि यार ये मैं इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता हूँ, वो मैं छोटी छोटी बातें गूगल कर लूंगा बिना ये सोचे कि ये मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। You just want to know things. Similarly, that's what the show is all about. That you need to be curious. ये podcast भी curiosity की वजह से ही चल रहा है कि यार छोड़ना, ये भी करके देखते हैं यार एक बार। सही। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, तो ये भी करके देखते हैं। हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि जब मैं अपनी एकेडमी में था जयपुर के अंदर, तब मेरे को, जब मैं अपन ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मेरे को वही टीचर्स ने और जो भी मेरे लोग थे उनने बोला कि अरे यार तू कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छा करता है। तो वहां से मेरा कंटेम्प्रेरी का स्टार्ट हो गया था। और फिर मैं जब अटकल भी ज्वाइन करा था तो वो मेजर उसका कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न ही है। अच्छा। तो आई थिंक उसलिए मैंने वो वाला स्कूल लिया था और कि मैं कुछ कंटेम्प्रेरी में बड़ा करना चाहता हूँ।
बट फिर उस टाइम पर मैं काफी ऐसा था, बट अभी ऐसा हो गया है कि इट्स जस्ट मूवमेंट। तो आप कुछ भी कर लो, कोई सी भी स्टाइल कर लो, वही क्यूरियस हूं मैं कि मुझे ये वाला फुटवर्क भी सीखना है, मुझे हाउस वाला फुटवर्क भी सीखना है, और फिर इवेंचुअली आप अपनी स्टाइल में उसको कर देते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ का मैं आंसर है कि मैंने डांस शायद इसलिए छोड़ दिया, या छोड़ा तो नहीं, बेसिकली एक स्टाइल में अपने आप को फिक्स कर लिया, बिकॉज मैं उतना क्यूरियस नहीं था जैज और कंटेम्प्रेरी सीखने में या अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फिट रखने में। आई वॉज क्यूरियस फॉर द पोर्शन ऑफ बॉलीवुड डांसिंग और हिप हॉप डांसिंग या लिरिकल हिप हॉप जो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, या गोविंदा का स्टाइल किया, या जो मुझे पसंद है। बियॉन्ड दैट गोइंग की नहीं इसके बाद और क्या है, इसके बाद और क्या है, और मैं क्या सीख सकता हूँ। मैंने बी बॉइंग ट्राई नहीं करी कभी, कितनी बार होते थे क्लासेस होती थी। हाँ, तो वहां ये आपको क्लियरली समझ में आता है कि अगर आप अपनी फील्ड में हो और आप नई चीजें ट्राई नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स आई थिंक यू आर नॉट मेड फॉर दैट पर्टिकुलर क्रिएटिव प्रोफेशन। मे बी यू लाइक इट, यू कीप डूइंग इट। आई एम ऑल्सो डांस, मैं करता हूँ डांस, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं डांस के प्रोफेशन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं उतना क्यूरियस ही नहीं था जब सीख रहा था। हाँ, एक वो बोलते ना कि अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी मरने नहीं देना चाहिए, या जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उस दिन तुम भी रुक गए। I find it very disturbing as a society that we think पढ़ाई हो गई, but कैसे, right? Like I think the life is becoming so complex every day. The industries are changing so rapidly. How can you say पढ़ाई हो गई? तो अगर मैं गलत नहीं हुई, मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को, और बहुत ही ऐसे किसी एरोगेंस से नहीं बोलता हूँ, बहुत ही ऐसे मॉडेस्ट होकर कि बोलो सर, बोलो। मैं जेन्युइनली बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ है, जेन्युइनली, मतलब मैं दिल से सीखता हूँ, और मैं बहुत ही बिना किसी, मतलब ऑफ कोर्स मैंने जितना सीखा हुआ है वो चीज मेरे को ध्यान में रहती है, बट देन आई एम लाइक कि नहीं यार, ये अभी भी सीखना है, क्योंकि इवेंचुअली मेरे को पता है कि मैं बोर हो जाऊंगा, और अगर जिस दिन मैं बोर हो गया उस दिन मेरे को कुछ नया चाहिए होगा, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड के अंदर। How is boredom good for you? Now, boredom has always had a negative connotation. Nobody says, I'm so bored and I'm so glad that I'm bored. Everybody thinks that boredom is bad, but that is not true. When you are bored, your brain is basically looking around for what I should pay attention to. And that is a very powerful thing. Your attention is otherwise always occupied. Instagram, Twitter, a movie, Netflix, your friends, your work, your family, some book you're reading, something or the other is always taking your attention and keeping it pinned to that thing. Boredom is the one time where your attention is not fixed, where attention is actually free. Isn't that a wonderful thing? Very, very importantly, boredom is also when creativity happens. When your attention is not fixed on something, it is now free to wander, go through random neurons and connect random neurons to random neurons. And that is how you get ideas. That is how new things come up. So unless you allow yourself to be bored, how can you be creative? So boredom is the precursor to creativity. So coming back to Attack Gallery, first thing I want to know is कि वहाँ क्या सिखाते हैं, और फ्यूचर जब तूने इसको चूज किया कि मैं Attack Gallery जाऊँगा, तो फ्यूचर को लेके क्या था माइंड में कि मेरा फ्यूचर क्या होगा? इसका मेरे पास बहुत अच्छा आंसर। जब मैंने उसकी वेबसाइट और ये सब चेक करी थी, तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो थी वो थी मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, वेस्टर्न क्लासिकल विच इज बैले मोस्टली, और अपना इंडियन क्लासिकल जो कि वहाँ पे था भरतनाट्यम, और कलरीपायट्टू विच इज द इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म। अब कलरीपायट्टू को वो सिर्फ मार्शल आर्ट के फॉर्म में नहीं सिखाते हैं, वो मूवमेंट बहुत फ्लो के फॉर्म में भी सिखाते हैं। So it's not about defense and attack, it's about movement and performance. तो ये मेजर 5 चीजें थी। प्लस वहाँ जो कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न के जो टीचर्स आते थे और बैले के जो टीचर्स आते थे, वो मोस्टली बाहर के ही होते थे, यूरोप के होते थे, या फिर यूएस से भी आए थे कभी कभार। और जो अपने इंडियन क्लासिकल के जो थे स्टाइल्स के, वो सब और बहुत ही टॉप क्लास के टीचर्स थे इंडिया के भी। कलाक्षेत्र स्टाइल का भरतनाट्यम, वो मैम भी बहुत ही अच्छी हैं। और जो हमारे सर थे कलरीपायट्टू के, वो भी जो वो ग्रैंडसन हैं जिनने कलरीपायट्टू का स्टार्ट करा था, मतलब उन्हीं की जनरेशन चल रही है और वो ही सिखा रहे हैं अभी हमको। तो केरला के अंदर होता है,
तो ही जो हमारे टीचर्स भी आते थे वो हमको वो नॉलेज देते थे जो कि बहुत ज्यादा प्योर है और जो सही है, और सिर्फ ऐसे नहीं था कि हमको पैसा कमाना है तो सिखा दिया। ऑथेंटिसिटी बहुत हाई थी, जो तू सीख रहा था वो बहुत डायरेक्ट ज्यादा। सोर्स से सीख रहा था उनके। एग्जैक्टली, कोई फिल्टर नहीं था उसके अंदर, हम्म तो डायरेक्ट वहां से आ रहा था। तो हमारा जो अभी भी मेरे पास नोट्स पड़े हैं सबके, वो उन्हीं टीचर्स के लिए हुए। अच्छा। तो ये सारी चीजें वहां पे मैंने सीखी। और जो सेकंड सवाल था वो ये है कि इमेज। जब मैं वहां पे पहुंचा था तो मैंने उनका एक शो देखा था, और वो मैं शो देखकर ऐसा हो गया था कि उनने वो 1 घंटे का शो परफॉर्म करा था, सेम लोगों ने, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस चल रही थी उसके अंदर। अच्छा। और मैं और मेरे फादर भी थे मेरे साथ, और हम दोनों देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि ये तो अलग ही दुनिया है, क्योंकि उनका स्टैमिना देखकर, उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखकर, जो उन्हें पहली जो एनर्जी थी उनकी पहली परफॉर्मेंस में, वही उनकी लास्ट मिनट्स में भी थी। और ये मुझे देखकर ऐसा हो गया था कि यार ये तो क्रेजी हो चुका है। तो जो मेरा पहला थॉट था वहां पे जाने का वो यही था कि यार मैं अगर यहाँ पे चला गया ना तो मैं फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा, और अगर वो मैंने कर लिया उसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे मेरी बॉडी और मेरे माइंड को बहुत ट्रेन करना था, और वो 1 साल जो था मेरे लिए वो बहुत ऐसा था। और फिर उस 1 साल के बाद मेरा यह था कि ठीक है यार, एक बार मैं अच्छे से ट्रेन हो गया ना, उसके बाद तो मैं कहीं पे भी कुछ भी काम करने जाऊंगा मुझे काम मिल जाएगा। ये था। और इवेंचुअली तो अटका देरी ने 2 साल का भी कर दिया था। जब मैंने वहां पे करा ज्वाइन फर्स्ट ईयर के अंदर, तब तक फर्स्ट ईयर पे था। अच्छा, पहले 1 साल ही किया था सर? पहले जब मैंने ऑडिशन भी करा था उस साल तक उनने 1 साल का ही डिप्लोमा चला रखा था। जैसे ही मैं वहां से ग्रेजुएट हुआ, या फिर लास्ट के मंथ के अंदर हम लोग ग्रेजुएट होने वाले थे, और उनने इंट्रोड्यूस करा सेकेंड ईयर। अच्छा। और सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग थोड़ी सी एडवांस थी, वहां पे हम और ज्यादा लेवल का एक ऊपर लेवल का और एक स्ट्रिक्टनेस के साथ हम और अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जब मैंने सेकेंड ईयर ज्वाइन करा, अब ऑब्वियसली वहां पे भी एक नई सिटी में मैं रह रहा हूँ, बैंगलोर थोड़ा बहुत महंगा है, फीस भी ज्यादा थी। तो लकीली मेरे को उन लोगों ने क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के अंदर जब ग्रेजुएट हुआ था तो मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन गया था। क्या बात। हाँ, तो सेकेंड ईयर के अंदर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी अटका देरी में। प्लस मैं वहाँ के जो कंपनी के टीचर्स थे उनको मैं असिस्ट भी करता था। तो मेरी हर वीकेंड पे क्लासेस होती थी, वहाँ पे जाता था, उनको असिस्ट करता था। और इसके लिए मेरे को एज अ स्टाइपेंड 10 से 11 हजार रुपए मिलते थे। क्या बात है, सही है। तो 10-11 हजार फॉर अ स्टूडेंट बहुत होता है। हाँ। अगर थोड़ी और नीड होती थी पैसों की तो पापा भिजवा देते थे, बट फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था, विच वाज ठीक है, आई मीन इन्वेस्टमेंट। बट सेकेंड ईयर के अंदर ये सब हुआ, स्टाइपेंड मिलने लग गया, स्कॉलरशिप हो गई, मैं बैक टू बैक ट्रेनिंग कर रहा था। और सेकेंड ईयर में जो यूरोप से जो टीचर्स आए थे वो बहुत अच्छे थे, और इन टीचर्स ने हमको इंट्रोड्यूस कराया कि यूरोप में क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ से यूरोप जाने का, जर्मनी जाने का रास्ता खुला। एग्जैक्टली। जो आपको डिग्री चाहिए होती है ना कॉलेज की, वो मुझे वहां पे मिली थी। अच्छा, जर्मनी के अंदर 3 साल का जो मैंने कोर्स करा था। और वो आई थिंक आप वो कर लो और उसके बाद आपको कोई सी भी डिग्री लेने के बाद, या किसी भी इंस्टीट्यूट में डिग्री लेने के बाद आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, आप या एज अ फ्रीलांसर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप एक प्रोफेशनल डांसर के तौर के ऊपर कि आपके पास डिग्री भी है, ये एक प्रॉपर एजुकेशन है। पॉइंट। क्योंकि फिर मम्मी पापा को भी ऐसा हो गया था ना यार कि अच्छा लड़के ने कॉलेज नहीं करा तो बेटा पढ़ाई यही वाली कर लो, कि ये तो रहेगा कि पढ़ा तो है कुछ, हम एटलीस्ट सोसाइटी में ये तो बोल देंगे कि हमारे बच्चे के पास डिग्री है। क्योंकि इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट डिग्रीज, आई थिंक। ये पेपर है क्या है पता नहीं है। नहीं वो तो फिर ऐड हो जाता ना कि यहाँ से नहीं लिए, बाहर से लिए, जर्मनी से लिया लगता। हाँ, तो पता नहीं क्या ये चीज। तो जैसे जर्मनी जाने का रास्ता यहाँ से खुला जब तुझे पता लगा कि यहाँ जा सकते हैं, बट फाइनेंसेस भी तो मैटर करते हैं ना। वहां से घर से ग्रीन सिग्नल था जाने के लिए, मतलब कैसे कन्विंस किया, या बस था कि हाँ ठीक है चला जा, हमें पता मिल जाएगा ही तू तो? नहीं यार, ऐसे कन्विंस तो नहीं था ऑलरेडी, क्योंकि उनको अभी तक ये पता चल गया था कि लड़के में टैलेंट है,
और वो सीखना चाहता है, बट उनको शायद ये नहीं पता था कि मैं थोड़ा बहुत हार्ड वर्किंग भी हूँ, थोड़ा बहुत क्योंकि इवन आटा कलरी के जो टीचर्स थे उनको भी ऐसा लगता था कि मुझे जाना चाहिए और मैं हूँ जो जा सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं यार वहाँ पे 8 बजे की सुबह क्लास होती थी, मैं 6:45 सुबह सुबह पहुंच जाया करता था वहाँ पे, साइन इन अच्छा। कर देता था ताकि मैं मेरा वार्म अप कर सकूं, ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं मेरी पहली क्लास के लिए और मेरे पूरे दिन के लिए। मेरी एक 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 टी शर्ट तो पूरी स्वेट में एकदम भीग जाती थी पसीने के अंदर। क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से 1.5 घंटा पहले। अच्छा, तो डेडिकेशन का लेवल ही अलग चल रहा था। हाँ, उस टाइम पे क्योंकि बहुत ऐसे होकर गया था यार मैं बैंगलोर, एकदम हॉर्स कि मेरे को सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे मुझे जैसा पुणे में हुआ था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो डिस्ट्रैक्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही फोकस्ड होके गया था। और मैं पहुंच जाया करता था कभी कभार जो जिनकी अथॉरिटी थी, जो कि स्टूडियो खोलने आते थे, वो भी लेट आ रहे थे। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ कि यार कहाँ पर हो आप, मुझे मेरी ट्रेनिंग करनी है। तो कभी कभार एक पॉइंट के बाद वो नहीं आ रहे थे, रीजन बीइंग व्हाटएवर कि वो नहीं आ पाए। तो हमारी एक स्टूडियो ग्राउंड फ्लोर पे था, एक स्टूडियो 3rd फ्लोर पे था, सेम बिल्डिंग। तो मैं 3rd फ्लोर पे एक पॉइंट के बाद जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं इतना जल्दी आ रहा हूँ और मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं 3rd फ्लोर पे जाता था, वहाँ की जो कॉरिडोर है वहाँ पे ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता था अकेले। बट हाँ, अकेले, कोई भी नहीं था उस टाइम पे। मेरे पास मेरे जो भी हेडफोन्स थे, मेरा म्यूजिक हुआ करता था। और एक टाइम पर मुझे याद है कि मैं म्यूजिक भी यूज नहीं करता था। अगर मेरे पास म्यूजिक नहीं है तो भी कोई लोड नहीं, मुझे मेरी ट्रेन करनी। When I use the word obsession, I'm talking about a state of mind of enthusiastic, committed focus over a long period of time. So obsession is your brain's way of telling itself what is important. And if you look back on your life, all things that mattered to you would have elicited some kind of obsession. Take love, for example. When you fall in love, all you can think about is that other person. You stay up all night wanting to talk to them, you think about what you will say to them, and whatever effort you put in to make that person happy does not really seem to be work. That is obsession. Now imagine feeling that same kind of passion towards your work or towards your health. That is what obsession brings you. The ability to work hard towards a goal without feeling like you've worked hard. Obsession makes it easy for you to focus because the value system in your brain has changed. What matters to you has changed. And so how you allocate your resources, your time, your attention, all of that changes in obsession. Today, I feel that detachment is the easy bit. It's easy to not care. It is so much more difficult to care. It is so much more difficult to be attached. It is so much more difficult to commit to something, to a project. It is so much more difficult to show up consistently again and again because you are obsessed over how things go. Because you are obsessed with an outcome. It is difficult to be obsessed over anything these days. तो ये सारी चीजें हुई और यहाँ से फिर मेरे को जाने, फिर मेरे मॉम डैड को भी लग गया कि चलो ठीक है यार, लड़का अपना कर रहा है। टीचर्स ने भी मम्मी पापा को बोल दिया था ग्रेजुएशन पे कि इसको भेजो, तो उनको भी लग गया। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है जाते हैं। अब पैसा भी तो है, मुझे तो सिर्फ ये दिख रहा था कि मेहनत कर लूँ, पहुंच जाऊँ, टैलेंट ही तो है और क्या। बट नहीं, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज है यार, ऑफ कोर्स। और यहाँ इस सिचुएशन ने मुझे बहुत ज्यादा हम्बल भी बना दिया। और वो सिचुएशन ये थी कि जब पापा को पता चला कि बहुत सारा पैसा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे यूरोप में रहना, अब उसकी फीस और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो पता नहीं, पापा ने उस टाइम भी मुझे बोला था कि तू टेंशन मत ले, तेरे को जाना है ना। मैंने कहा जाना तो है बट बहुत सारा पैसा है। बोले तेरे को नहीं लेनी है टेंशन यार, तेरे को बस मस्त जीना है। अच्छा। और तो फिर पापा ने कैसे तैसे किया। और जो सबसे बड़ी स्टोरी है इसके पीछे, उन्होंने कैसे अरेंज किया, वो ये है, मेरे पापा को गाड़ियों का बहुत शौक है। बहुत अच्छा। शौक है गाड़ियों को, बच्चों की तरह रखते हैं अपनी गाड़ी। तो उनने एक गाड़ी ऑलरेडी पहले थी, एक उन्हें नई गाड़ी ली थी, ठीक है, पता नहीं नाम, Hyundai i20 ली थी, ठीक है। और उसके बाद वो नई आई थी और उसी दौरान, मतलब उसको आई थिंक महीना भर या 2 महीने भी नहीं हुए थे उसको पूरे आए, और वो गाड़ी उनने बेच दी।
तेरी इस पेमेंट के लिए, जर्मनी के पेमेंट के लिए? हाँ, मेरी फीस और सारा जो फंड्स होता है वो इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जो हमको जो पैसा था वो एक बैंक अकाउंट के अंदर फ्रीज दिखाना था कि आपके पास इतना पैसा फ्रीज है, क्योंकि उनको भी, गवर्नमेंट को भी देखना है बाहर की कि आप हो, कि आप आ सकते हो, कि आप रोड पे नहीं सोओगे फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने वो गाड़ी बेची और ये मुझे नहीं पता ये बात, वो निकली। और मैं कभी कभार क्वेश्चन भी करता था कि यार वो गाड़ी कहाँ, पापा बोलते थे हाँ ठीक कराने के लिए, बट फिर मेरे को एक टाइम के बाद पता चला। मैं आज तक स्पीचलेस हूँ उसके लिए। आई डोंट नो मैं उनको ये चीज कैसे रिटर्न कर पाऊंगा। आई जेन्युइनली डोंट नो। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब तो यहाँ से सुनते हैं ऐसी स्टोरीज फिल्मों में, बट ये यार ऐसा आपको विश्वास नहीं होता कि आपके आसपास ही आप ये स्टोरीज सुनोगे कि किसी ने, मतलब बहुत बड़ी बात है। हाउ मतलब आप कैसे ही रिपे करोगे इस बात को? क्या उन्होंने आपके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस? एग्जैक्टली, एंड इट्स नॉट अबाउट मनी कि मैं ठीक है उनको पैसा क्या दे दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, बट वो पैसे, सिर्फ पैसे की बात नहीं। इट्स द कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस ऑफ व्हाट यू लव। क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा के लिए गाड़ी को निकालना, नई गाड़ी को निकालना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो यहाँ से वो चीज हुई और यहाँ से फर्स्ट ईयर का जुगाड़ हुआ जब मैंने। अच्छा, तो ये तो अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर का जुगाड़ हुआ है। तो हाँ, कितने साल के लिए गया था जब? तो 4 साल का कोर्स है? तीन साल का। हाँ, तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर, मतलब गाड़ी बेच के भी सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही जुगाड़ हुआ? फर्स्ट ईयर का जुगाड़ हुआ। तो पापा ने, जब मैं जा रहा था तो यही बोला था कि बेटा मैं तेरे को पहले साल तक बेच सकता हूँ, उसके बाद पता नहीं वापस, मतलब ये दिमाग में रखना कि वापस आ भी सकते हैं। ये मत सोच के जाना कि हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो फाइनेंस है वो सिर्फ पहले साल के लिए ही है। तो यूजुअली लोग ड्रॉप ही कर देते हैं ना, जाते ही नहीं है। बोले कि तू क्या करेगा जाके, जब 1 साल के लिए भेज सकता हूँ मैं तेरे को। ये बात नहीं आई? नहीं यार, ये बात तो नहीं आई। हाँ, मेरे भाई ने एक बार बात जरूर बोली थी कि अबे क्या करेगा, छोड़ना, यहीं पे कुछ ना कुछ कर ले। वो इमोशनल चीजें कि यार मैं तेरे को बहुत मिस करूंगा, अपन ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। बट देन आई थिंक उसको भी दिख गया था कि मैं बहुत ज्यादा ही ढीठ हूँ। मैंने नहीं सुननी है किसी की। जब मेरे पापा मेरे साथ थे तो मुझे किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर ये थॉट मे बी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आया होगा, सबकॉन्शियसली आया होगा, बट ऐसा कोई इस चीज के ऊपर डिसीजन बेस नहीं था। बस ये था कि आज जो कर सकते हैं ना वो कर लो। तो मेरे पापा ने मुझे एक बात हमेशा बोलते हैं, वो आज तक बोलते हैं, और वो यही है कि अपन को, स्पेसिफिकली वो मेरे को ये बोलते हैं कि तेरा काम है खाना पीना और उसको पचाना। एंड बाय पचाना आई मीन डांस करो। तो आज जहाँ पे तू डांस कर सकता है ना, तू तो आज 24 आवर्स पे कंसंट्रेट कर ले, बाद की बात में देखेंगे। और इस चीज ने बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया कि यार अभी तो जाता हूँ ना। 1 साल करा था जब अटक कदरी, तब ये नहीं पता था सेकेंड ईयर भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। सेकेंड ईयर भी हो गया, तब ये नहीं पता था कि मैं यूरोप का फर्स्ट ईयर देख रहा हूँ। तो यही अप्रोच के साथ ही वाज लाइक कि पहले साल देख ले, क्या पता कुछ और आ जाए वहां पर। ये पॉजिटिव, हाँ, कि देख लेंगे। नहीं आया तो इंडिया है ना यार, एकेडमी खोल लेंगे। उनका यही था। How did we get access to movie stars as AIB? Ashish Shakya used to write a column for Hindustan Times. He used to write a humor column for Hindustan Times. He used to write one every week for years, right? And then Twitter happened and he joined Twitter and he started putting out these columns on Twitter. One day Kalki followed him because she just happened to read the article. She liked it. Next week we wrote a sketch and we directly DM'd Kalki saying, hey, would you like to be in the video? We made that video and that's another piece of media that we output. That went viral. Next day we are on Barkha Dutt's show. That, like an Arjun Kapoor or someone saw it and then followed us on Twitter. Then once Arjun and Ranveer Singh followed us on Twitter, that led to AIB Knockout, right? Like it's... You couldn't have predicted, you couldn't have planned. There's just no way. There's just no way you could have planned it. But it wouldn't have happened if Ashish Shakya didn't write that column. He was outputting it every week. स्टोरी बड़ी इंटेंस हो गई है। 1 साल का तो जुगाड़ हो गया, बट पैसे कम थे, तो फिर मैनेज कैसे किया और क्या सीखा? मतलब क्लास जाता था तो साथ साथ यूजुअली हम बाहर जाते हैं तो काम करते हैं, तो आई होप तू भी कर रहा था। मैंने तेरी स्टोरीज देखी हैं काम करते हुए बाहर, तो हाउ वाज दैट यू, मतलब कैसे मैनेज किया? तो
पहले साल जब मैं वहां पर पहुंचा तो सब कुछ ही अलग था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं मेरी कंट्री से निकल के एक दूसरी कंट्री में, फॉरेन अच्छा, कंट्री इट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा मैं पहली बार अकेला इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा था, हम्म तो बहुत ज्यादा बहुत ही क्रेजी था यार। मेरी मॉम ने तो जब मैं फ्लाई करने वाला था उस दिन रात को, सुबह मैं फ्लाई कर रहा हूँ, रात को पैकिंग हो चुकी है, उन्होंने अनपैक करना स्टार्ट कर दिया, सेइंग कि नहीं बेटा मत जा। और पीछे से पापा आते हैं उनके, बोले अच्छा। निकल तू यहाँ पे मत रह निकल के तो भूल जाएंगे। तो वो हुआ, मैं वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद वेदर बहुत डिफरेंट था। मैं -10 डिग्रीज में लैंड करा था, अपन 42 डिग्रीज वाले लोग हैं यार। हाँ -10 में जाके सब कुछ अलग है, खाना पीना आपका अलग है, लोगों का लैंग्वेज अलग है, कैसे आप रहोगे, रहन सहन सब कुछ अलग है। बट जब आप उस स्टूडियो में पहुंच जाते हो ना, तो फिर सब सेम हो जाता है। तो फिर एक ही चीज रहती है जो आप सीखने वाले हो, वही क्यूरियोसिटी, स्टूडेंट और ये सब। और जो वहाँ की जो स्टाइल्स थी, क्योंकि जैसा मैंने बोला कंटेम्प्रेरी का मेरा हमेशा से एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तो वही कंटेम्प्रेरी स्कूल था, कंटेम्प्रेरी डांस स्कूल ऑफ हैम्बर्ग, CDSH बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे जब मैं था तो सुबह बैले की क्लासेस होती थी रोज, क्योंकि बैले बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर कंटेम्प्रेरी। उसके बाद 2 कंटेम्प्रेरी की क्लासेस हो रही हैं, कभी कभार बॉडी कंडीशनिंग की क्लासेस हो रही हैं, कभी कभार और मॉडर्न टेक्निक्स की क्लासेस होती थी, बहुत अलग अलग तरह की मॉडर्न टेक्निक्स है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे मार्था ग्राहम एक टेक्निक है, वो करी थी हमने। और बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, जैसे बैले होती है वैसे मार्था ग्राहम भी एक टेक्निक होती है, जिसके अंदर बेसिकली जो आप टोन्ड हो जाते हो, एंड इट्स अ स्टाइल प्रॉपर्ली, एंड पीपल परफॉर्म इन दिस स्टाइल, वो परफॉर्मेंस देते हैं, बट हम सिर्फ उसको ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे थे। तो ये हमारा पहला साल का था। प्लस हमारे वापस से जो स्मॉल जो माइनर सब्जेक्ट्स होते थे उसमें सिंगिंग थी, कभी नहीं करनी मेरे को मैं नहीं कर सकता सिंगिंग। इवन एक्टिंग थी, हमारे एक्टिंग के एग्जाम्स होते थे, और ऐसी इवन हमारे को प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती थी डांस हिस्ट्री के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी थ्योरी वाली ट्रेनिंग भी हो रही है कि डांस की हिस्ट्री में इंडिया में या फिर यूरोप में, अलग अलग कंट्रीज ऑफ यूरोप में क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज लेना। साउंड काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। मतलब अगर ये बात हमें पढ़ाई होती तो हमें भी और मजा आता पढ़ने में, बट इंडियन एजुकेशन में ये सब चीजें नहीं है। इवन आर्टिकुलरी तक भी ये इतना डिटेल में नहीं थी चीजें। हाँ, इतना डिटेल में नहीं थी चीजें। और मेरे को आज तक हिस्ट्री कभी पसंद नहीं आई थी स्कूल में, बट पढ़ाते बेकार है, स्कूलों में पढ़ाते बेकार है। चलो ये बोल देते हैं पढ़ाते ही बेकार है। मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे अब ये जो जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाया ना, क्योंकि बहुत कोजी माहौल था यार, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आप उस पे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपने रिसर्च करा है खुद उसके बारे में कैसा क्या है, और सब इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, सब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप भी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। कुछ अलग ही है ये एजुकेशन। इट्स ये कॉन्वर्सेशन वाली एजुकेशन है। ये वो एजुकेशन नहीं है कि सामने टीचर ने बोल दिया और आपने हाँ जी ना जी कर दिया, खत्म। वो नहीं है। तो वो बहुत बहुत बड़ा एक हिस्सा हो गया था। तो स्पेशली जब आप थ्योरी की क्लासेस भी ले लेते हो, क्योंकि जब आपकी थ्योरी की नॉलेज भी आने लग जाती है ना, तो आप उसको अप्लाई करने लग जाते हो आपकी फिजिकल पॉइंट नॉलेज में। एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है काफी ज्यादा। तो फिर साथ साथ और क्या किया? हाँ, तो साथ साथ वही जो अपन इंडिया में देखते थे बॉलीवुड पिक्चरों में कि बाहर के इंडिया से जाते हैं तो वहाँ पे आप रेस्टोरेंट में काम कर लो, मैकडॉनल्ड्स में काम कर लो, डोमिनोज, ऐसी सारी चीजें कर लो। तो ये मेरे को सिर्फ रेस्टोरेंट्स के बारे में ही पता था। मैं वहाँ पे पहुंचा तो पहले साल तो मुझे यही था, क्योंकि रेस्टोरेंट के बारे में पता था। कंडीशनिंग वापस मैंने एक साउथ जर्मन रेस्टोरेंट जो होता है उसमें अप्लाई कर दिया था। तो उनका कॉल आ गया था कि आप आ जाओ, आप पार्ट टाइम जॉब कर लो। क्या काम कर? तो मैं पहले साल तो मैंने बहुत रज के बर्तन धोए और बहुत खुशी के साथ बर्तन धोए, क्योंकि बहुत ही चिल माहौल था वहाँ पे। अंदर किचन के अंदर, मैं मोस्टली किचन में ही था। तो बेसिकली जो हेड शेफ है उसका जो सू शेफ है, मैं सू शेफ का भी असिस्टेंट हूँ। अच्छा। तो हम 3 लोग थे और मैं मोस्टली क्लीनिंग और प्लेट्स को कैसे प्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें ये करनी होती थी।
कटलरी करने में मेरे को बहुत जोर आता था क्योंकि वो बहुत सारी होती थी, तो उसको पहले धो, उसके बाद उसको सेग्रीगेट करो, फिर उसको शाइन करो, फिर उसको उसकी जगह पे रख कर आओ। और यूरोप में यूजुअली लोग कटलरी के साथ ही खाते हैं, कोई भी हाथ के साथ क्यों नहीं खाता, मुझे ये समझ में नहीं आया। हाथ के साथ खाने कितना इजी होता है, हाथ धो। और क्या। तो वो था। सही बात है। तो उस टाइम पे मेरे को 10 यूरो पर आवर के हिसाब से मिलता था। 10 यूरो 800 रुपए होते हैं मोर और लेस। कैलकुलेशन बताना कितनी हुई, मेरी तो इतनी फास्ट है नहीं। महीने का महीने का, मंथली, इंडिया, हाँ इंडियन यार कॉन्टेक्स्ट मेरे में। हम 450 यूरो कमा लेता था मैं, जो कि अच्छा। तो 30 से 35 हजार के बीच में आ जाता है। तो ये तो फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर ये और थर्ड first- ईयर, तो बाकी 2 ईयर कैसे काटे? बहुत ही क्रेजी है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर खत्म होने ही वाला था, और जो मैंने बताया कि यूरोप से टीचर्स आ रहे थे हमारे आर्ट अकेडमी में, तो ऐसे ही 2-3 टीचर्स को मैं भी पर्सनली बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया था। तो एक बुडापेस्ट में रहते हैं, एक बर्लिन में रहते हैं। तो मैं उनके पास गया था उनसे मिलने फर्स्ट ईयर के एंड में, कि मिलकर आते हैं, कि अच्छी बात है। तो जो बुडापेस्ट में है, उनने अभी अभी कंपनी स्टार्ट करी थी, प्रॉपर डांस कंपनी। डांस कंपनी। तो मैं वहां पे तो मैं एक बार तेरे को हाँ, मैं तेरे को पॉज करूं, डांस कंपनी यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में क्या करती है, क्या होती है डांस कंपनी? वो ट्रैवल, अच्छा। बेसिकली वो अपना एक रेpertoire बनाते हैं, जो कि एक या 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस होता है, and then they travel and perform in different cities. अच्छा। And they are funded by either government or private institutions. तो जैसे बॉलीवुड मूवीज के अंदर या कोई सी भी मूवीज के अंदर अपन को प्रोड्यूसर चाहिए होता है, वैसे ही इनको भी प्रोड्यूसर्स चाहिए होता है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका मार्केट है ऑफ कोर्स, लोग देखते हैं ये थिएटर्स, डांसिंग और हाउसफुल जाता है यार शोज। अगर आपके 10 शोज बैक टू बैक लाइंड अप हैं, आपके हाउसफुल जा रहे हैं सारे शोज। क्या बात है। तो इसका मार्केट है डेफिनेटली। और यहाँ के लोग कल्चर को बहुत ज्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं, and they are very curious about it also as audience। वो बहुत दिमाग भी लगाते हैं कि यार इसका क्या, वो अपना परसेप्शन सोचना है वहां पे कि अच्छा ठीक है, ये वाली सिर्फ एंटरटेन नहीं होना है, बिकॉज व्हेन ऑडियंस कम्स दे टेक अ लॉट ऑफ स्टफ विद देमसेल्व्स। तो बहुत ही, तो मैं वहां पे पहुंचा, जैसे बुडापेस्ट पहुंचा, वहां पे पहले दिन ही उन्होंने मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाया था। उन्होंने बोला कि चलो क्लास करने लग जाओ। अच्छा ठीक है। तो मैं उनकी जो फर्स्ट ट्रेनिंग होती है, बैले होता है, उनकी कंपनी मेंबर्स के साथ बैले करने लग गया। बात हुई, हम लंच कर रहे हैं और ये सब। और फिर उनने मेरे को जो अपनी जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका जो ट्रैवल करने वाले थे जल्दी से, तो वो उनने भी बोला कि ये तू भी एक बार सीख ले। मैंने कहा ठीक है सीख लेते हैं। मैं मजे में कर रहा था, सब लंच कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। उनने मेरे को बोला कि आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन माई कंपनी। आई वाज लाइक क्या बोला आपने? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। तो पहले साल फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा कि पहले साल मैं एज इंटर्न, एज एन अप्रेंटिस वहाँ पे जाऊँगा अप्रेंटिसशिप करने, और वो जो भी मेरे को थोड़ी बहुत सैलरी होगी वो देंगे। और दूसरे साल फिर उनको जब ऐसा लगता है कि अब मैंने ट्रैवल कर लिया, मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया, मैं कंपनी का जिस हिसाब से काम करती है स्टाइल जो है वो समझ गया हूँ, उसके बाद तू फुल टाइम पेड सैलरी वाला बंदा हो जाएगा। पॉइंट। और ये बहुत बड़ी बात थी, ये फर्स्ट ईयर की बात। एक पहले साल ही तुझे जॉब मिल गया जो तू वहां लेने गया था, और जो मैं सोच रहा था कि मुझे पता नहीं कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो मैंने दिया और हो गया। तो मैंने उनको बोला कि हाँ व्हाई नॉट। मैं एक्साइटेड हो गया कि भाई पैसा शॉर्ट है, कंपनी में डायरेक्ट हूँ, अब तो बस ड्रीम पूरा हो चुका है मेरा, अब तो यही करने आया था, कर रहा हूँ मैं इसको। तो वो चीज भी मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर खत्म करता हूँ मेरा, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो भी एक्साइटेड हो गए कि ठीक है बहुत मजा आएगा। जर्मनी पहुंचा। अब मैं मेरे घर में बैठा हूँ, मेरे दोस्त लोग भी बैठे हैं वहाँ पे साथ में, और हमने प्रोज एंड कॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे को वहां से जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला था कि यार तू यहाँ से चला जाएगा ना, तो जो क्लास का माहौल है ना वो खत्म हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा यार। हिंदी में तो नहीं बोली होगी उन्होंने ये बात? नहीं मैंने उनको हिंदी सिखा दी।
झूठ बोल रहा हूँ। वो यार इंडियन एक्सेंट में बोल रहे थे यार मुझको, बहुत ही गंदा इंडियन एक्सेंट है उनका, बट हाँ व्हाटएवर। तो दे से कि यार तू यहाँ से चला जाएगा तो हमको मजा नहीं आएगा, आई थिंक यू शुड स्टे। और जो तो फिर उन्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब करने के बाद इस पॉइंट पर आया हूँ कि यार मैं क्यों आया हूँ जर्नी में। मैं ट्रेनिंग करने आया हूँ, मुझे सीखना है ना, मुझे कुछ बड़ा करना है ना। क्योंकि ये वही वाली बात हो जाती है, 2 साल ट्रेनिंग करा, उसके बाद मैं सिखाने लग जाऊंगा, एक पॉइंट के बाद थ्रेशोल्ड आ जाएगा। एंड थैंक गॉड फॉर दैट कि मुझे ये थॉट मेरे दिमाग में ऑलरेडी था उस टाइम पे कि मुझे ये तो नहीं करना। मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे क्या नहीं करना। और ये काफी चीजें सॉर्ट कर देती है ये बात। बहुत सारा चीज सॉर्ट हो गया था इस चीज से, बहुत सिंप्लीफाई हो गया था। तो फिर इवेंचुअली मैंने यही डिसाइड करा कि यार एक पॉइंट के बाद कमा ही लेंगे ना, ठीक है, कंपनी नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। एक बार मैं मेरा कॉलेज तो खत्म करूं, एक वो कॉलेज जो थोड़ी बहुत लाइफ है वो जी तो लूं मैं। फिर से तूने स्टेबिलिटी को हटा के रिस्क की देखी जाएगी, बाद में देखेंगे, देखी जाएगी। तो वहां पर फिर उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, और फिर वहां से कंटिन्यू हुआ। लेकिन पैसे, फाइनेंशियल हाँ। तो जैसा आपको अभी मैंने बताया, पापा ने बोल दिया था सिर्फ पहला साल। तो लकीली मैं परफॉर्म कर रहा था, मेरा फर्स्ट ईयर वाला जो ग्रेजुएशन होता है, लास्ट शो जो होता है हमारा, वो मैं परफॉर्म कर रहा था। वहाँ पे मुझे मेरी एक टीचर थी, उनकी एक और फ्रेंड आई हुई थी। अच्छा। वो दोनों शो देख रहे थे। उन्होंने वो शो देखा, शो खत्म हुआ, और जो मेरी टीचर थी उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने या विश करने, वो मेरे ऐसे हम दोनों ही बातें कर रहे थे, उनकी फ्रेंड थोड़ी दूर खड़ी थी। और तो फिर वो यही पूछ रही थी तेरे आगे का क्या सीन है और ये सब। उनका पता नहीं, मुझे करना तो है कंटिन्यू, बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो शायद मैं वापस चला जाऊं या फिर मैं देखना पड़ेगा जो भी। और लकीली जो उनकी फ्रेंड थी, मैं उस चीज का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि एक प्राइवेट फंड है जो आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है जो कि सीखना चाहते हैं, या फिर एनजीओ नहीं है, बट वो साइलेंट प्रोड्यूसर मान लो आप उसको, क्योंकि इट्स नॉट ओपन, इट्स नॉट पब्लिक, इट्स वेरी प्राइवेट। तो आप ये चीज ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते उसके लिए, बस मेरे को भगवान की या जो भी आप बोलना चाहो, यूनिवर्स व्हाटएवर, वो आ गया। तो मैम ने मेरे को बोला कि वो जो वहां पे खड़ी है ना, उनने मेरे को बहुत पहले ऐसा बोला था कि जब भी तेरे को कोई ऐसा लगे कि वो डिजर्विंग है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब है या वो नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज तू मेरे को बताना, अपन उसको सपोर्ट करेंगे एंड वील डू समथिंग अबाउट इट। एंड आई वाज लाइक ओके। अच्छा, तो शी फंडेड योर, so she did fund me, yes she did। तो उनने वो उस टाइम पर तो बहुत बिजी थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बर्लिन बुलाया था, तो मैं बर्लिन गया उनके पास मिलने, और मैंने उनसे बैठ के बातें करी, और फिर वहीं पे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था सेकेंड ईयर में कि वो मेरे को पैसा देने वाली, और वो थोड़ा मतलब कम पैसा नहीं था, वो 500 यूरो पर मंथ दे रही थी मेरे को। 500 यूरो पर मंथ, हाँ कितना हुआ ये? 40,000 उस टाइम पे। हाँ ठीक है, 450 तो पहले कमा, ठीक है समझ गया। हाँ 40,000 मैं पहले कमा रहा था, 500 मेरे को अभी मिल रहा है। मतलब मेरा जो फीस था और थोड़ा बहुत जो मेरा बाकी का इंश्योरेंस और ट्रैवल ये सब कवर हो रहा था उसमें। अच्छा, और ऊपर से तू काम कर रहा है वो अलग? ऊपर से मैं काम कर रहा हूँ वो अलग, मतलब अच्छा, अब मैं तो काफी सॉर्ट, अब मैं सेव कर सकता हूँ थोड़ा बहुत पैसा, इतना कमा रहा था। तो वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मेरा माइंड ब्लो हो चुका था। मैंने पापा को कॉल कर दिया, मैंने कहा पापा ऐसा ऐसा सीन है, तो क्या करना है, मुझे तो करना है। तो पापा ने बोला कि अरे बेटा प्रसाद चढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने मेरे भाई को भी ये बात बताई। अब मेरा भाई ना सपोर्ट तो बहुत अच्छा करता है, बट वो जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना और क्वेश्चंस करना कि इसके पीछे भी कुछ चीज हो सकती है, वो बहुत करता है। तो उसने मुझे ये बोला कि यार क्या मतलब इसके बारे में तू अच्छे से पता कर ले कि इसके पीछे उनको कोई ऐसा इंटेंशन ऑल्टरनेटिव मोटिव तो नहीं है।
हाँ एग्जैक्टली या कुछ साल बाद वो तेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। और जो मेरी मैम थी वो जनरली मुझे बता रही थी, और यार आपको मिलके पता चल जाता है लोगों से कि ये अच्छी वाइब है इनकी, और मुझसे क्या ही ले लेंगे, वो वाली बात है। तो सब कुछ सही हुआ, हमने रिसर्च भी करा, सब सही था, सब हो गया, भैया भी खुश, पापा भी खुश, मम्मी थोड़ी सी खुश क्योंकि वो मेरे को चाहती थी मैं इंडिया आ जाऊं। वो तो सोच के बैठी थी 1 साल जाएगा मेरा बच्चा वापस आ जाएगा मेरे पास, ऐसा नहीं हो पाया। सॉरी मम्मी। तो यहाँ से ये हुआ, और जो 3rd ईयर था वो भी मैम ने मुझे सपोर्ट कर दिया था बाद में। 2 साल मुझे बैक टू बैक सपोर्ट करा। क्या बात है। मतलब इट शोज की, मतलब जो जैसे मैं तेरे को पहले से भी जानता हूँ और अब जो पूरी बात सुनने के बाद, कि कहते हैं ना कि तब जो हार्डवर्क करता है लक उसका साथ देता है, ये वैसी सी स्टोरी है। और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि ये तुम्हें नॉर्मली सुनने को मिल जाएगी आसपास। मतलब मतलब आंखें बड़ी हो जाती हैं सुन के कि अच्छा ऐसा हुआ, सच्ची हुआ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अभी भी बड़ी हो जाती है कि मतलब मैं हूँ क्या इतना डिजर्विंग, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार, क्योंकि लोग अप्लाई करते हैं इस चीज के लिए, क्राउड फंडिंग होती है और जो भी होता है, बट मेरे को बस आ गया। अब वो आप जो आपने बोला कि यहाँ हार्ड वर्किंग और व्हाटसएवर, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट अबाउट इट कि थैंक यू। वापस से मैं मेरे पापा को पता नहीं समझ में नहीं आता कैसे थैंक यू बोलूं, मुझे इनको भी समझ में नहीं आता मैं इनको कैसे थैंक यू बोल सकता हूँ। Yeah. So I think second, third year. Your progress will speak for yourself. I hope so. I hope. So now you are तुझे क्या बोलूँ, you are a professional dancer और तेरा काम क्या है exactly? तू ग्रेजुएट हो गया तो अब तेरे पास क्या काम है? What do you do? After all तू जैसे तूने बताया कि तू एक डांस कंपनी में जॉब लगती है इसके बाद, तो एक डांस कंपनी में ही होगा, तो तुझे you are a professional dancer और what is your job? तो 2 टाइप की चीजें हो सकती हैं, या तो आप ये करने के बाद एक डांस कंपनी में लग जाओ, या फिर आप फ्रीलांसिंग करने लग जाओ। तो डांस कंपनी में क्या होता है, आप प्रॉपर सैलरी बेस्ड होती है आपकी, आप उनके साथ रोज रिहर्सल करते हो, प्लस जो आप जितना भी ट्रैवल करते हो, जो आप शोज करते हो, उनको आपका अलग से पैसा मिलता है। और जो भी आपका ट्रैवल का पैसा है, आपका होटल का खर्चा है, वो सब कंपनी उठाती है। अच्छा। और तो उसके एक परमानेंट सैलरी है, एक परफॉर्म करने के अलग कमीशन मिलता है, मतलब पैसे मिलते हैं, और बाकी सारा जब आप ट्रैवल करते हो, स्टे करते हो, आपका फूड वगैरह वो सब फ्लाइट का खर्चा। हाँ शायद कुछ कंपनीज में होता है कि आप खाना पीना आपको करना होता है, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग विद देम एंड लाइक परफॉर्मेंस वाला, तो वो आप करते हो, जैसे कि आई थिंक हर कोई कंपनी। तो तुम लोग एक शो रेडी करते होगे और उसको एवरी सिटी टू सिटी लेके जाते हो यूरोप में। एग्जैक्टली, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, इवन कुछ परफॉर्मेंसेस मैंने उस टाइम पे इंडिया में भी देखे थे, तो तब से मेरे को ऐसा था कि अरे यार ये बहुत ही सही है, लाइव परफॉर्मेंस का अलग। ये तो क्या बोलूं, मैं खुद को बोल सकता हूँ कि मैं लाइव परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैं एज अ फ्रीलांस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंट्री चेंज कर दी है मेरी, अभी मैं नेदरलैंड्स में हूँ। और यहाँ पे मेरे को अभी एक 6 महीने का प्रोजेक्ट मिला था, अभी खत्म होने वाला है वो, तो वहाँ वो भी लाइव परफॉर्मेंस ही है। और ये जो भी चल रहा है, ये जो भी परफॉर्मेंसेस होती हैं, ये स्टोरी के बेसिस पे होती है। आप अपनी स्टोरी टेलिंग करते हो, कहानी बताते हो, क्योंकि सबको कहानी सुनना पसंद है। इट्स नॉट ओनली मूवमेंट, इट हैज द स्टोरी बिहाइंड इट। राइटर्स बैठते हैं, वो लिखते हैं, इवन म्यूजिशियंस आते हैं, वो आपका म्यूजिक कंपोज करते हैं ताकि कॉपीराइट्स के चक्कर में आते हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसके लिए इतना पैसा लगता है। जो आपका स्टेज बनता है अलग अलग जगह, वो चीज होती है, लाइट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। And it's not only
द स्क्रीन यू आर वाचिंग, या फिर अपन जो कैमरे में मूवी देख रहे हैं या फिर कोई डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं टीवी पे या अपने फोन पे, वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है लाइव से, क्योंकि आप वहां पे बैठ के बहुत कुछ हो रहा है, वहां पे गलतियां भी हो रही है ना, तो वो भी आप एंजॉय कर पा रहे हो क्योंकि लोग बैठे हैं आपके साथ, लोग, ऐसा इंटेंस हो जाता है माहौल, और बहुत कुछ होता है यार। तो आई लव दिस बिकॉज सामने जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप ऑडियंस को देख भी सकते हो और वो रिएक्ट कर रही है आप पे, तो आपको पता चलता है कि दिस इज सीरियस, दिस यू फील, वो बोलते हैं ना स्टेज पे जाके मुझे लाइवली फील होता है, वो होता है यार। थिएटर पे फीडबैक लूप इमीडिएट बहुत फास्ट होता है, मतलब आप यहाँ करते हो और वहाँ फीडबैक आपको ऑडियंस देती है। एग्जैक्टली और उसी पर आपको परफॉर्मेंस का प्रेशर भी होता है क्योंकि आप कट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एंड योर बॉडी कि अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको कैसे ठीक करके आगे परफॉर्मेंस बढ़ाओ, तो ये सारी ट्रेनिंग होती है। One thing that I often tell founders is, if the folks who work in your marketing team, if they are creators and or artists who output generally, that kind of helps just with the hiring process, right? क्योंकि एक feedback loop नाम की चीज होती है, ठीक है? Which is, if you are used to creating something, presenting it to an audience, getting that feedback and then reiterating it, इसमें ही तुम बहुत सीख जाते हो। Like मैंने even when I was at AIB and we used to make videos on YouTube, पर वो महीने में 2 निकलते थे, 2 वीडियो हम बनाते थे क्योंकि those were artistic videos, we used to take time with it. But I used to spend a lot of time with the social media team who used to output 6-7 posts a day. तो 6-7 बार दिन में तुम्हें फीडबैक मिलता रहा, तुमने ये बोला फिर ये आया। एज अ कॉमेडियन 1 घंटे में मुझे 70 बार आता है कि मैं जो बोलता हूँ मुझे फीडबैक मिल गया, इसलिए मैं जितना मैं हो जा रहा हूँ ओपन माइक करूंगा उतना मेरा सेट तगड़ा होते रहेगा। So the more you output and you put out in the world, you get the feedback and then you reiterate, the better your judgment becomes. तो अगर आपने एक चीज 150 बार कर दी ना, तो the 151st time तुमको बेटर आइडिया होगा कि ये चलेगा कि नहीं, राइट? अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरा एक बहुत फेवरेट कोरियोग्राफर है जो कि बांग्लादेश से उनका ओरिजिन है बट वो लंदन में रहता है, उनका नाम है अकरम खान। और वो जो उनका जो बेस है वो कथक है, बट उनने उनको कंटेम्प्रेरी स्टाइल से फ्यूज कर दिया है। अच्छा। एंड नाउ ही मोस्टली उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो महाभारत जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, अच्छा। उन पे एक उनका टॉपिक ले लिया, उसको कंटेम्प्रेरी वर्जन में दिखा दिया, बहुत। तो ऐसी सारी चीजें हो रही है। अभी जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो पॉवर्टी के ऊपर है। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था, जब ऑडियंस मुझे दिख रही है सामने, ऐसी एक भी परफॉर्मेंस नहीं गई अब तक जहां पर मैंने लोगों को रोते हुए ना देखा, क्योंकि इस परफॉर्मेंस में डायलॉग्स भी हैं, मैं लाइव म्यूजिक भी है, मैं डांस भी कर रहा हूँ, मैं डांस के साथ साथ मेरे डायलॉग्स भी बोल रहा हूँ। सो इट्स अ होल डिफरेंट गेम कि आपको कॉस्ट्यूम भी चेंज करनी है बैक स्टेज जाकर, और आपको एक नए कैरेक्टर में आना है। मैं 5 कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसके अंदर। काफी मतलब ऐसा लगता है कि यार देखना बनता है ना, मतलब ऐसे कैसे होता है, जैसे तू एक्सप्लेन कर रहा था, ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने ऐसा कुछ देखा नहीं है कभी। मैंने जो अपनी वास्ट इमेजिनेशन लगाई, मुझे लगा मैंने किंगडम ऑफ ड्रीम्स देखा है और मैंने वो सॉन्ग देखा है जो धूम 3 में था, बट जो तू बता रहा है वो हम में से किसी ने इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है स्टेज पे। मैंने तो नहीं किया, मतलब। तो ऐसा है कि भाई कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जिनके नाम पे पोस्टर्स जिनका बड़ा सा लगता है, वो हीरो हैं यहाँ पे। अरे मैं मेट्रो में मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे आपको दिखा रहे होते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप ही आएगा, नेक्स्ट स्टॉप। तो जैसे ही वो बफर होता है, और बफर जैसे ही उसका स्लाइड चेंज होता है, तो मैंने बहुत बार ऐसे देखा है जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका पोस्टर लगा हुआ है, तो लोग पहचान जाते हैं। जो इंटरनेशनल जो नहीं, ऐसे तो नहीं होता है, आई होप पहचाने। बट जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो लंदन से भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो मैंने अकरम खान की कंपनी बताई, उनके भी पोस्टर्स लगे हुए, उनके पूरा आ रहा है, उनका एक वीडियो चल रहा है, तो काफी ज्यादा है प्रमोशन, मार्केटिंग, बहुत ज्यादा। और ये जो जोन है, सपना है यार, जेन्युइनली सपना है, जी रहा हूँ मैं इसको, मतलब टच वुड, किसी मैं उससे नहीं बोलना चाहता, मैं इसको जिंक्स नहीं करना चाहता, बट बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है, तुझे देख के ऐसे मुझे खुद अच्छा लग रहा है सुन के कि इतनी पॉजिटिवली, मतलब बहुत टाइम बाद में ये कोई 11th या 12th इंटरव्यू होगा इस पे, बट किसी ने इतनी, मतलब पिंक सिटी पॉडकास्ट पे, बट किसी ने इतनी जेन्युइनली नहीं बोला कि यार मुझे बहुत मजा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरी जॉब में। तो नहीं, आई वोंट से प्रॉब्लम नहीं है,
हाँ प्रॉब्लम आ जाती है, बट हम्म एक वो माइंडसेट है कि यार प्रॉब्लम ही तो है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी तो है, सॉल्यूशन भी मजे तो करता है ना, वो मजे हाँ वाला जो फैक्टर है ना, हम्म वो अभी तक है। वो और जो वो पापा ने जो बात बोली थी मेरे को कि बेटा हम्म तेरा काम सिर्फ मजे करना है, तो वो वो चल रहा है इनग्रेन हो गया। हाँ, तो हो मजे गया करना है बस मेरे को, वो किसी भी वे में हो जाए। पॉइंट तेरी ये पूरी बात सुन के और मुझे जो एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो मैं तेरे को फर्स्ट टाइम जब अपन बात कर रहे थे तो थोड़ा सा मैं तुझे हिंट दिया था इस बात का कि मैं हर इंटरव्यू के साथ एक कॉन्सेप्ट अटैच करने वाला हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें वो ये कहते हैं कि आपको अपनी स्किल सेट से बहुत ज़्यादा ऊपर का काम नहीं लेना चाहिए फॉर एग्जांपल 20 स्किल सेट का काम नहीं लेना चाहिए और अपनी स्किल सेट से नीचे का 10 से कम का 8 7 ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने अपनी स्किल सेट से ऊपर का काम करोगे बड़ा चैलेंज लोगे तो आपको एंजाइटी हो जाएगी और अगर आप अपनी स्किल सेट से नीचे का काम करोगे तो आप बोर हो जाओगे तो जो मुझे लगता है मैं राइट एग्जांपल देता हूँ कॉर्पोरेट में लोग बहुत ओवर कमिट करते हैं कि मेरे को ये सब आता है जल्दी ग्रो करने के लिए जल्दी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हाँ भरते हैं अपने सीनियर्स के साथ और फिर उनको वो डिलीवर करने में एंजाइटी होती है Okay. बिकॉज दे हैव टेकन मच मोर वर्क देन दे कैन डिलीवर और द Okay. स्किल सेट दैट दे हैव उसके Yeah. बाद जो लोग एमबीए करके आते हैं लेकिन राजस्थान में बहुत सिंपल कल्चर है कि एमबीए किया हो इंजीनियरिंग किया हो कुछ भी किया हो तू आके मेरी दुकान दुकान पे पे आके बैठ। बैठ तो हाँ। वो बच्चा बहुत बोर होता है दुकान पे क्यों क्योंकि उसकी स्किल सेट हाई है बट वो अपनी स्किल सेट से नीचे का काम कर रहा है तो वो ये कहते हैं कि जब आप इन दोनों का राइट बैलेंस लगाते हो करते हो चैलेंजेस और स्किल्स का तो एक फ्लो चैनल बनता है उसकी हम फोटो डाल देंगे यहाँ पे वो फ्लो चैनल बनता है और उस फ्लो चैनल के अंदर आप वो कहते हैं ना यू आर इन द जोन कि जब हम्म। आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्स होती है आपका हैप्पीनेस मैक्स होता है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस चला जाता है आप बिल्कुल यू आर इन दैट एक्टिविटी फॉर दैट ओन सेक ऑफ दैट ओन एक्टिविटी मतलब आप उस काम को करने में इतने इंडल्ज हो चुके हो कि आपको टाइम वाइम सब भूल चुके हो आप यू आर इन हाँ दैट हाँ। जोन दैट्स द फीलिंग जो आप अपनी पसंद का काम करोगे तो आपको ऑफन एक्सपीरियंस करने को मिलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यू तूने अपनी डांस एकेडमी जो जयपुर में थी वहां से लेके अभी तक राइट काइंड ऑफ खुद को चैलेंज किया अपने पसंद की काम को अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो किया और तूने इसीलिए तेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तू हार्डवर्किंग है विच एड्स टू इट एंड दैट्स व्हाई यू आर सो मच एबल टू अचीव अ गोल इन लास्ट आई गेस 5 years 6, yeah. सिक्स Yeah, yeah. 5 6 years Yeah. तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस वजह से हुई बिकॉज मुझे लगता है कि जाने अनजाने में तूने फ्लो चैनल को फॉलो किया डू यू थिंक इट हैज सम काइंड ऑफ अ रिलेशन विद इट मतलब तू रिलेट कर पाता है इस बात से वेल, आपको सुनने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस बारे में, मैंने कभी पढ़ा नहीं हम्म है, बट हाँ, डेफिनेटली जब आपने मुझे वो जो आप चार्ट की बात बता रहे थे हम्म कि ऊपर जाते हो तो एंजाइटी हो जाती है, नीचे होते हो तो बोर हो जाते हो, हम्म आई थिंक मोस्टली कभी कभार मेजॉरिटी जो हुई है वो नीचे वाले में हुई है, क्योंकि मुझे हम्म पता है कि मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ, तो फिर मुझे हम्म वापस से स्विच करना होता है। वो हम्म जो स्विचेस होते हैं ना, मैं स्विच मैंने बहुत करे जस्ट टू हम्म अगेन वापस, हम्म वो जो टाइपराइटर होता है उसको जो शिफ्ट करना होता है, शिफ्ट कर वो बहुत बहुत करा है। हम्म बट आई थिंक ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा ही करेक्ट चीज़ आपने हम्म पकड़ी है। हम्म मुझे भी लग रहा है ऐसा, पता नहीं ये आपने मेरे को बोला इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, बट हाँ, नाउ आई कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैंने करी विच हैं पहले भी, या मैं अभी भी ऐसा हूँ। नहीं मस्त तो तू है ही मैं तेरे को इतने टाइम से जानता हूँ बट हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ्लो चैनल वर्क्स इन योर लाइफ एंड दैट्स व्हाई यू आर सो क्रिएटिव और तूने जैसे कहा मैं बोर हो जाता हूँ तो मुझे कुछ नया चाहिए तो यू आर अ क्विक लर्नर एज हाँ। फार एज यू लर्न इट नाउ योर या स्किल सेट इज अप तूने अपना स्किल या सेट अप कर लिया अब जो तू कर रहा था उससे तू बोर हो रहा है तो एक और स्किल सेट अप कर लिया कि तू बोर हो रहा है तो हाँ फाइनली चाहे आप अपने आप को ऊपर से कम करो चाहे नीचे से बढ़ाओ आप फ्लो चैनल मेंटेन करते हो और फ्लो हाँ चैनल ये कहता है कि अगर मैक्सिमम टाइम अगर आप फ्लो मेंटेन करते हो इट्स लाइक अ मेडिटेशन तो तूने हाँ। ऑफन तेरे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं कि यार मैं मेरा काम कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल ही अपने काम में खो गया हूँ हाँ यार, जेन्युइनली मैं आई थिंक दैट्स द राइट वे। आई डोंट नो, पता नहीं आपने मेरा दिमाग पढ़ा कि नहीं, बट मैं बहुत सरप्राइज हूँ इस चीज़ से, क्योंकि है ऐसा। हम्म, मैं मैं खो जाता हूँ। मैं अपने, आई डोंट नो, अगर मैंने हेडफोन्स भी नहीं पहने या कोई भी म्यूजिक चल रहा है, व्हाट एवर हम्म, वेज, हम्म,
तो मैं अगर सुबह भी उठ रहा हूँ ना, एक जो जोन है, तो मैं खुद को लेट्स फॉर एग्जांपल पुश नहीं करता कि नहीं मुझे आज ऐसा फील करना है। मैं जो अभी फील कर रहा हूँ और मैं उसी के अंदर मैं उसको बस एम्ब्रेस करता रहता हूँ। आई जस्ट टेक इट, फील इट एंड जस्ट लाइक उसी के अंदर मैं मेरा जो फ्लो आप बता रहे हो वो हो जाता है। गैस मैं ढूंढता भी नहीं उस चीज को, क्योंकि वहां पे ही there's no वो जो आप क्रिएटिविटी की बात अपन कर रहे थे, वो यहीं से ही आई थिंक जनरेट हो जाती है। एंड मे बी दैट्स वाई बिकॉज पीपल थिंक कि अच्छा अभी ये बहुत ज्यादा ही इसके अंदर है। एंड ऐसा नहीं होता कि मैं सीरियस हो जाता हूँ, बट एक मजे चलते रहते हैं। तो आई एम वेरी जब मैं फ्लो में होता हूँ, या फिर लेट्स से जब मैं मजे में होता हूँ वो मेरा फ्लो है, और जब मैं मजे में नहीं होता हूँ तब मैं फ्लो में नहीं हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात मैंने डिस्कवर करी आज आपकी वजह से, सो थैंक यू। वेलकम। When we talk of creativity, our brain is seeing specific patterns in a way that has not been seen before. Okay. Technically, when we create something, what we are saying is we are doing something in a way that hasn't been done before. That doesn't mean that all the constituent parts of it has never been done before. Just like how in a poem, every single word would be used in other poems, but then nobody has arranged those words in that specific order, in that specific tone before. That is what creativity is. And our brain can spot that pattern during a specific time, which is called like the creative zone. A same artist in a different time frame or in a different mindset would not have been able to create that particular painting or song or anything. So when we talk of science of creativity, it is how do we arrange a situation where creativity can happen. So we reduce the roadblocks and we increase the chances of pattern recognition. That is the science of creativity in a nutshell. एक चीज है मेरा इसके अंदर, एक सब क्वेश्चन ये है कि ना फ्लो, मुझे जो फ्लो के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए इसको पढ़ने के बाद कि मैं मैक्सिमम टाइम अपना फ्लो में बिताऊं। तो यही रीज़न है कि मैं चाहता हूं कि मैं और मीडिया में काम करूं और इस तरह के पॉडकास्ट बनाऊं, नहीं तो और तरह का कुछ वीडियो प्रोडक्शन करूं, बिकॉज वो मुझे पसंद है करना। प्लस मुझे डांस भी करना पसंद है, प्लस मुझे काहून बजाना पसंद है, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालता हूँ बजा के। लेकिन जब मैं ये कर रहा होता हूँ, when I'm in the process, when I'm not delivering anything, when I'm in the process, I'm a very self-conscious person. मेरी कॉन्शियसनेस दूर होने में टाइम लगता है। मुझे रात को काम करना पसंद है, दरवाजा बंद करके, कोई मेरा सॉन्ग मत सुनो, कोई मेरा एडिटिंग, क्योंकि कोई मुझे उस वल्नरेबल स्टेट में मत पकड़ो। Once I'll do it, I can perform. You can see what I've done. But if you see me बार-बार failing, I become self-conscious. And I know it's a wrong habit, क्योंकि लेकिन मेरा नेचर है, मैं धीरे धीरे इससे कोप अप कर रहा हूँ। तो हमेशा से बहुत, जब हम परफॉर्म भी करते थे साथ में, तो मैं घर जाके प्रैक्टिस करता था। क्लास में तो मुझे बोला जाएगा कि आओ फटाफट परफॉर्म करो, तो यू विल परफॉर्म इमीडिएटली, बट आई नीड अ वन डे टू गो होम, माई रूम, थिंक अबाउट इट, प्रैक्टिस अबाउट इट, देन कम डे फिर तुम ले लो नेक्स्ट डे टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट यू वांट योर प्रेप, आपको प्रिपेयर्ड रहना पसंद। एग्जैक्टली। और वो प्रेप में भी मेरे को ये है कि ना आई कैन सी, जब आप किसी चीज को बहुत लंबा कर लेते हो तो फिर आप उसके एक्सपर्ट भी हो जाते हो, तो अब आप लाइव भी कर सकते हो। अगर मुझे कोई बोलेगा बॉलीवुड गाने पे नाचना, मैं नाच दूंगा। लेकिन यशस्वी खड़ा है सामने या कोई बढ़िया डांसर खड़ा है और अब तुम दोनों में से चूज होगा कि कौन हीरो बनने वाला है, तो ऑफ कोर्स मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। हमारे बीच में ये बात हो चुकी है पहले। हाँ हो गई है ना। सो वो चीज़ है। तो तुझे क्या लगता है कि जो ये सेल्फ कॉन्शियस है, मैं अपनी म्यूजिक, मैं मेरी प्लेलिस्ट भी शेयर करना पसंद नहीं करता। इट्स टू सीक्रेट टू मी बिकॉज दैट्स माय वल्नरेबल स्पेस।
मतलब बिकॉज यू and थिंक कि जजमेंट पास हो जाएगा। एग्जैक्टली दो आई नो Okay. दैट मैं क्या सुनता हूँ, मैं 90s के गाने सुनता हूँ, बिल्कुल बॉलीवुड हाँ। टिपिकल जो मुझे पसंद है ग्रूव करना, लेकिन वो मुझे हाँ। पता है वो अब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं, सब सुनते हैं, बट स्टिल हाँ। दैट्स सेक्रेड टू मी, द माय 10-15 सॉन्ग्स आई वुड लाइक टू, मैं रात को सुनता हूँ 12-1 बजे, सब सो जाते हैं जब। तो Okay. ये मैंने डिस्कवर किया कि यार मुझे फ्लो इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि मुझे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, बट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं, फ्लो भी एक उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, लेकिन सब अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस हटाने का, डर हटाने हम्म। का, हम्म। फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो सकता है कि तू हेडफोन्स लगाए और तू इमीडिएटली फ्लो जोन में चला जाए। मुझे शायद 15-20 मिनट लगेंगे, मैं इधर उधर टहलूंगा, कुछ बजा रहा हूँ तो मूड बनाऊंगा हम्म। उस स्पेस जोन, एंड देन आई फील ओके आई एम सिक्योर एंड देन थिंग्स स्टार्ट। तो इट टेक्स टाइम, तो मुझे वो चीज कोप अप करनी, दैट्स व्हाट माय प्रोसेस, आई एम इनटू इट। तो मुझे Okay. ये एक पर्सनली, होपफुली मुझसे कुछ लोग अगर रेजोनेट कर रहे होंगे कि हाँ उनको भी ये प्रॉब्लम है, तो मैं एक पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पे तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू हमेशा से बहुत बिंदास मस्त बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्शियस इंसान नहीं है जब से मैंने तुझे देखा है? मतलब जैसे तूने कहा कि यू आर अ जोकर इन अ फैमिली, एंटरटेनिंग पीपल एंड एवरीथिंग, सो आई हैव क्रिएटिव हेड हेयर, बट आई एम नॉट एंटरटेनिंग पीपल ऑल द टाइम, आई एम सिंसियर सिटिंग इन अ रूम चुपचाप। Yeah. So, do you think that how was your experience changed when you started dancing when we were together in Jaipur till now on a mental level? तो अब तू अपने आप को दिमाग में क्या समझ के डांस करता है? मुझे याद है जब हम केटू सर ने हम लोगों Academy को अकेडमी में खड़ा किया था, तो हम दोनों को हीरो बनना था उस परफॉर्मेंस का। Hero दैट्स बनना व्हाट द होल थिंग इज, कि तुम में से जो बेटर परफॉर्म करेगा उस हीरो बनेगा, हीरो बनना। स्टोरी हाँ। एग्जैक्टली। तो तब Correct. तो पता था, तब दिमाग हम्म। में था कि वैलिडेशन चाहिए, हम्म। फेम चाहिए। अब तो मुझे वो ट्रांजिशन समझना है, दैट्स टू, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज मैं इसे बहुत सालों से मिला नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत लोग मेरे इस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। वाओ। वेल, आई विल बी लाइंग इफ आई से कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं हूँ सेल्फ कॉन्शियस, मैं हूँ, और पहले ज्यादा था, जब ये जो आप हीरो बनने वाली बात बोल रहे हो डेफिनेटली था, बट वापस आई थिंक वही जो आपकी कंडीशनिंग बचपन से हो जाती है, जैसे आप रह लेते हो वैसे आप बन जाते हो। तो जो अभी जोकर वाली भी बात आई थी कि मैं लिटरली कुछ भी कर देता था क्योंकि लोग उसको बोल देते अरे यार मजा आ गया यार, आई कैन सी देम लाफिंग। तो फिर वहां से वो चीज हटनी स्टार्ट हो गई होगी शायद। फिर जब आप अपना सर्कल बड़ा कर देते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, तो एकेडमी में आया मैं, अब ज्यादा लोग देख रहे हैं अपन को। तो पहले साल जो मैंने परफॉर्मेंस की थी फ्यूजन वाली, उसमें बहुत सारे लोग सामने थे, तब मैं हीरो नहीं था, मैं पीछे खड़ा था, साथ में था मतलब। तब मैं ज्यादा कॉन्शियस था क्योंकि तब मेरा ये पहला बड़ा शो था, लेट्स से इतने सारे लोगों के सामने। अगले साल कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो जब मैं फिर अट्टा अकेडमी में पहुंचा, तो मेरा स्टेज पे परफॉर्म करने का जो एक स्टार्टिंग वाली जो नर्वसनेस होती है ना, वो चली गई। अच्छा। मतलब ऐसा भी नहीं था कि अरे यार, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, बट एक आपको पता चल जाता है कि मैं मस्त हूँ, मतलब मैं चिल कर रहा हूँ पीछे। मुझे याद है मैं बैक स्टेज में मेरे ग्रूव्स कर रहा था, जो कि विच हैज नथिंग टू डू विद द रियल कोरियोग्राफी। मैं ग्रूव कर रहा हूँ, पीछे से एक टेक्नीशियन जो सर थे हमारे वो आए, उन्होंने बोला ये सही है, ये ऐसा माहौल चाहिए अपन को बैक स्टेज, क्योंकि सब लोग ऐसे थे, अरे यार सब रिहर्स कर रहे हैं। तो तब मेरे को वो चीज़ पता चली मेरे बारे में उनकी वजह से। उसके बाद अब ऐसा हो गया कि अब मैं इतना सेल्फ कॉन्शियस नहीं हूँ। तो अगर मैं मेरा प्रेप भी कर रहा हूँ कुछ, या मैं सुबह अपने, जैसे मैंने बताया मैं मेरी बहन के साथ रह रहा हूँ यहाँ पे, तो जब वो लोग भी हैं लिविंग रूम में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, वो हैं, वो मुझे पता है। तो मेरा माइंड सेट क्या हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स आई एम सेइंग कि ये नेचुरली नहीं हुआ है, इस चीज़ के पीछे प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस ये है दैट यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि जो लाइव परफॉर्मेंस ने जो मुझे दिया है इतने साल बाद, जो मैं बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस कर पा रहा हूँ, कि गलतियां तो होंगी, आपके पास कट करने का या फिर उसको परफेक्टली दिखाने का चांस नहीं है। एक बार स्टार्ट हुआ, उसके बाद तो जो हुआ वो हुआ। तो ये चीज़, ये जो मेंटालिटी है, वो चीज़ डेवलप हो गई थी, या हो गई है, अभी भी हो रही है।
तो जब मैं घर में भी हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं ये खुद को बोल देता हूँ, या मुझे पता है अब कि दिस इज द पार्ट ऑफ माई प्रोसेस। ये जो अगर बैठे हैं यहाँ पे, तो ये इस ऐसे ही है, ये ऐसा ही होना था, ऐसे अभी अब मैं सोचूंगा, मतलब फॉर मैं एग्जाम्पल कि अगर कोई और गाना सुन रहा है, तो आप ऐसे, या कोई और ऐसे बोल देगा कि यार क्या डिस्ट्रैक्शन है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे शोर मत मचाओ। बट मैं खुद को टू जस्ट लाइक वो जो मेडिटेशन जोन आप बोल रहे हो ना, कि मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कि आपके थॉट्स बार बार इधर उधर भाग रहे हैं और आपको बस ऐसे सोचना है। इट्स तो ऑन कि कुछ भी हो जाए, हाँ, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। तो द मोर यू एक्सेप्ट, अगेन स्पेशली ऑफ फ्लॉज, की गलती हो गई। अभी लास्ट शो में नहीं, स्टार्टिंग में जो सेकंड शो था उसमें मेरे से गलती हो गई थी, मैं डायलॉग भूल गया था, एंड देन मैंने अभी वाला डायलॉग लास्ट वाले डायलॉग से कंटिन्यू करा था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर मस्त मजे से बैठा हुआ है, बोलता है और क्या हो गया, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात हो गई, आई एम सॉरी दिस एंड दैट, एंड ही वाज लाइक बट ये तो होने के लिए था, ऐसा ही होना था, और अच्छा हुआ, और ऐसी चीजें बदल गई, क्योंकि देयर इज नथिंग, वो परफेक्शन नहीं है, बस आप एक्सेप्ट कर लो कि आज बारिश हो रही है, आपका मूड नहीं था बारिश का, जब आप सोए थे तब ये सोचा था कल सुबह उठूंगा मस्त धूप आ रही होगी, या सोचा भी नहीं था, बट आपकी एक इमेज थी कि ऐसे वेदर में अपन करेंगे, फिर बारिश हो गई, यार मैं जॉगिंग पे कैसे जाऊंगा यार, नहीं, यू जस्ट आप कुछ और तरीके से जाओगे जॉगिंग पे, आप वैसे कपड़े पहन लोगे, आप वैसे शूज पहन लोगे, आप कवर करके जाओगे, बट आप जाओगे, क्योंकि जो है वो है। A couple of things I've realized, that the honesty with which you do that work at that point of time, and the honesty with which, more than anything, I feel that आजकल तो मुझे लगता है रोशन, to be able to surrender is the biggest art यार। You know, मुझे लगता है, can I surrender to this scene, to this actor? And I'm so that it's not as though it stops me कि अब मुझे कुछ करना नहीं है, या अपनी बात नहीं रखनी, नहीं, मैं ट्रूथ से सरेंडर कर रहा हूँ, and then I trust to go with the flow. So I feel that is the beginning of any great work. You know, it's like the heart is open and you have surrendered. Like how बोलते हैं ना, वो जो सूफी दरगाह में जाते हैं, या वहाँ के जो खादिम होते हैं, वो without that surrender nothing happens. You're in the flow. You're in the flow then. You're in the I flow. know Otherwise, there's this amazing book. I'm actually going to send you that. Yeah, please do. You will Which one is that? absolutely love. It's called Stolen Focus. I mean, and I'm obsessing over the book right now. And this chapter that I was reading this morning was about flow. Whatever, ठीक है, तो मैं आर्टिकुलेट करता हूँ 2-3 चीजें। एक तो प्रैक्टिस विल मेक यू, It's a practice. हाँ, It's a the practice. more the practice you'll do, practice will make you lose your self consciousness. Yeah. Second is acceptance, कि Yeah. जो है उसे accept कर लो. Plus don't feel conscious about making mistakes. Make more mistakes. वो practice का ही एक part, वो भी प्रैक्टिस का ही पार्ट है कि part आपने है। करा तो आपने फील हुआ कि यार नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है आज नहीं, तो धीरे धीरे हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मुझे तो आज ही चाहिए, वो नहीं हो सकता। Got So yeah, I think these three things, and again it's practice. What you tell yourself is very important. It's very important how you talk to yourself. खुद से बात करना बहुत जरूरी है। तो और ये सब जिसके तुझे, ये जो तू मेंटल प्रैक्टिस की बात करी, सब तुझे आर्टिकुलरी में सिखाया गया कि कैसे माइंड और बॉडी दोनों को सिंक करना है, या तू कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। मतलब मैं सिर्फ डांस ही थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी बाकी की भी तो लाइफ है। तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आप जो बुक्स पढ़ रहे हो, जो मूवीज देख रहे हो, या जिन लोगों से आप मिल रहे हो, जिन नए लोगों से आप मिल रहे हो, जो जिस जगह आप जा रहे हो, वो ये सारी चीजें ऐड ऑन होती है। हाँ, और ऑफ कोर्स मैं स्टार्टिंग में, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया बट अभी भी है, मैं वो बुक्स बहुत पढ़ता था, या मैं वो पॉडकास्ट बहुत सुनता था, सेल्फ ग्रोथ वाले, मोटिवेशनल या व्हाट्सएवर, कि अच्छा ये कैसे कर देते हैं। अगेन क्यूरियोसिटी, मुझे पता चला कि ये चीज़ सही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो वहाँ से वो चीज़ डेवलप हुई। एंड देन अगेन यू हैव टू अगेन ब्रिंग इट इन योर हैबिट्स। एक बार हैबिट में आ गया ना, उसके बाद वो ही बन जाते हो आप। क्यूरियोसिटी के बारे में कहते हैं कि एक बार आपको आदत पड़ गई
नई नई चीजें ढूंढने की, नई चीजें जानने की, तो आप पुरानी चीजें रिपीट भी करना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप बोले आज कुछ नया नया नहीं देखा टीवी पे आज, मतलब आप हाँ यार। यूट्यूब ऑन करते हो और आप कभी भी पुराने वीडियोस वापस नहीं देखो, आप बोले नया दिखाओ कुछ आज। हाँ, मतलब ये, और ये डेंजरस भी है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि आप एक चीज पे ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकते। मतलब अगर if a particular thing needs a certain amount of time, you're not giving it because you're already bored. तो वो अब मैं उस चीज पे काम कर रहा हूँ। मुझे वो नहीं है चीज, बिकॉज आई कैन डू रिसर्च, जैसे इस पे रिसर्च करी और बाकी चीजों पे भी, तो आई नीड माई प्रेप टाइम, तो आई एम गुड एट प्रेप टाइम। मुझे टाइम दो, मैं रिसर्च करके लाऊंगा, प्रेप करके लाऊंगा और फोड़ दूंगा, मतलब दैट्स द वे आई वर्क। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच मैगी टू बी हियर एंड बहुत शुक्रिया विद अस। मैगी मेरा असली नाम मैगी श्रोत्रिय है, ये जो स्टार्टिंग में बोला यशस्वी नहीं है मेरा नाम। पता नहीं क्यों रखा है मेरे माँ बाप ने, मैगी रख देते। एनीवे, अब तो जो हो गया वो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत मजा आया मेरे को आपसे बात करके। मुझे बहुत मजा आया, मतलब ये वो कन्वर्सेशन है जो हम शायद कभी फोन पे करते, बट हमने एक दो बार बात करने का, चल इसको सीधा रिकॉर्ड ही करते, फोन पे क्या करते हैं। हाँ, ये भी बहुत सही होती है। I think if whatever credibility I have gained in my 25 years of life, थोड़ा बहुत भी जो भी लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी क्लोज सर्कल में इससे बढ़िया आर्टिस्ट, जिसको हम एक्चुअल आर्टिस्ट कहते हैं, नहीं की देखा है। मैं इससे बहुत टाइम से सीख रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं, मैं इससे 1 साल बड़ा हूँ, लेकिन मुझे अगर कोई बोलता कि ट्रू आर्टिस्ट अगर तुमने देखा है, हम फिल्मों में देखते हैं, बड़े लोगों को देखते हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी से छोटे पैकेट में अगर मैंने कोई रियल आर्टिस्ट देखा है तो यही है। दिस पर्सन इज रियली इज अ ट्रू आर्टिस्ट एंड यू शुड फॉलो हिम, चेक आउट हिज इंस्टाग्राम और चेक आउट, ट्राई टू देखो वो ज़्यादा शायद डालेगा नहीं सामान, लेकिन आप उससे बात करो पर्सनली। अगर कोई भी डांस वांस में इंटरेस्टेड है, जो इस करियर में इंटरेस्टेड है, जस्ट पिंग हिम, DM हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई होप ही विल हेल्प यू आउट। अरे घर आ जाओ यार, यहाँ पे आ जाओ, एकदम डोर पे खटखटा देना, खाना खाएंगे साथ में। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो थैंक यू, क्योंकि मुझे पता ही नहीं पाएंगे। थैंक यू यार, थैंक यू चल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। Thank you so much for listening to this podcast. I hope this conversation with Yashasvi inspired you to believe in your craft and restored some faith in the goodness of people. As I said, chasing flow state can change your life exponentially, and moreover, you'll experience happiness. This is the end of chapter 3. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और जहाँ भी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब करो। I'll see you next week with chapter 4, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी सुपर स्किल है जो एक ग्रेट आर्टिस्ट को गुड आर्टिस्ट से अलग करती है।